Some basic concepts of chemistry. इंद्रा से सबको सुनाई दे रही है, बताइए। देखो, सम बेसिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आप देखोगे, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में आपका सबसे पहले वही सब दिया होगा कि मैटर्स क्या होता है, प्योर मैटर क्या होता है, इम्प्योर मैटर क्या होता है। फिर आपको दिया होगा वहां पे कि डायमेंशन एनालिसिस दिया होगा। फिर आपका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट दिया होगा। तो ये सब चीज आप मैटर के बारे में आप लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो। मैटर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर क्या होता है, ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हो आप लोग। फिर अब क्या होता है कि जब आप कुछ होता है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थोड़ा 9th में आप लोग पढ़ते हो। लेकिन यहाँ से फिर से मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा डिफरेंट मेथड से। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाऊंगा। फिर होता है एक सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर जैसे बीवी सर आपको पढ़ा रहे थे, सिग्निफिकेंट फिगर फिजिक्स में पढ़ा देंगे सर। तो वहां से फिजिक्स में पढ़ने के बाद जब हम लोग पूछ लेते हैं सर से, तो वहां से एक दो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। ठीक, ताकि आप एप्लीकेशन समझ जाओ सिग्निफिकेंट फिगर का। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वहां पे मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट से मैं स्टार्ट करूंगा जर्नी। मोल कंसेप्ट का जर्नी के बीच में ही लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लाऊंगा। आप इसी जर्नी को कंटिन्यू करूंगा तो बहुत सारा कैलकुलेशन आपका केमिस्ट्री में लाऊंगा। जैसे क्या होता है कि आप देखोगे, सुनो बता रहा हूँ। जैसे क्या होता है N2+ 3S2 कंबाइन करके क्या बनाता है आपका अमोनिया, राइट। जैसे हैबर प्रोसेस, आप इंडस्ट्रियल प्रोसेस जाओगे तो आपका आपने पढ़ा होगा 9th-10th में कि हैबर्स प्रोसेस होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। इंडस्ट्रियल प्रोसेस का मतलब होता है कि यू आर प्रोड्यूसिंग ऑन द लार्ज स्केल, राइट। एक होता है लैब मेथड, होता है दैट लैब मेथड पर्टिकुलरली यू हैव सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इन फॉर द लैब पर्पस। और एक होता है कि आप इंडस्ट्रियल पर्पस सिखाओगे तो वहां पे पब्लिक डिमांड को फुलफिल करने के लिए लार्ज स्केल पे करते हो, राइट। तो क्या होता है कि जब आप अमोनिया का प्रोडक्शन करोगे तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या आपका रॉ मटेरियल्स है। उसको क्या करोगे आप कंबाइन करोगे। मान लो आपने कहीं पे सेटअप लगाया जहां पे आपको प्रोडक्शन करना है। आपको लेट कर लो कि आपके प्रोडक्शन किसके अकॉर्डिंग होता है, डिमांड के अकॉर्डिंग। अगर आपका डिमांड ही नहीं होगा तो प्रोडक्शन क्यों करोगे, आप स्टॉप कर दोगे। तो मान लो आपने देखा कि एनुअली या पर मंथ आपका कितना डिमांड आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे। आप उसी के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन करोगे उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिक्स करके रखोगे। आर यू गेटिंग मूवमेंट्स। तो क्या होता है कि जब ये सब काम करोगे तो इसमें हम लोग एनालिसिस करें क्वांटिटेटिवली, क्वालिटेटिवली नहीं। एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। मान लो कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, मैंने बोल दिया कि ये सॉल्यूशन में मेटल साइंस है। मैं बोलूंगा मे बी Zn2+, मे बी Mn2+, मे बी Rn3+। मैं बोलूंगा इसको आइडेंटिफाई करो आप। तो आप एक सुटेबल एजेंट्स लेके आप आइडेंटिफाई करोगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट से। तो वहां पर आपका अमाउंट का कैलकुलेशन नहीं है। यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हो, यहाँ पे पढ़ने जा रहे हो कैलकुलेशन, मतलब अमाउंट के बारे में पढ़ने जा रहे हो। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या बोलते हैं उसको लोग, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, राइट। अब हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस के पार्ट में जाएंगे तो सबसे बड़ा होता है कि केमिस्ट्री में कैलकुलेशन क्या होगा। तो बेटा जहां भी दुनिया में जो भी कैलकुलेशन आप करते हो सब कुछ एज्यूम किया गया है। एज्यूम कैसे गया कि लेट मी फर्स्ट फिनिश। जैसे आप बोलते हो कि दिस बोतल कंटेन द 1 लीटर ऑफ वाटर, राइट। हाउ डू यू नो दैट 1 लीटर वाटर इक्वल टू दिस वॉल्यूम। बिकॉज आपको एक रिकमेंड किया गया कि दिस अमाउंट ऑफ वाटर स्टैंड फॉर द 1 लीटर। तो आपने उसी के अकॉर्डिंग मेजरिंग किया आपने कि दिस अमाउंट ऑफ वाटर 1 लीटर, 2 टाइम्स ऑफ दैट 2 लीटर, 3 टाइम्स ऑफ दैट 3 लीटर। तो आपको एक स्टैंडर्ड वैल्यू इंट्रोड्यूस किया गया, उसके अकॉर्डिंग आपने मेजरमेंट लिया। सिमिलरली आपको एक मेजरमेंट्स के लिए 1 kg इंट्रोड्यूस किया गया। इंटरनेशनल यूनियन ने आपने 1 kg के लिए एक इंट्रोड्यूस कर दिया गया। आप बोला कि इसके इक्विवेलेंट जो भी अमाउंट होगा 1 kg के मल्टीपल ही आप लोगे, तो आपका क्या वेट आ गया, 1 kg आ गया। सिमिलरली क्या होता है कि जब हम लोग मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में क्या होता है, जैसे पोटैटो लेते हो आप या ओनियन लेते हो। आपने देखा होगा कभी मम्मी पापा जब मार्केटिंग करने जाते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग पोटैटो ओनियन। कभी भी दुकानदार को ये नहीं बोलते हैं कि भैया आप 4 पीस पोटैटो दे दो, भगा देगा। भगा देगा कि नहीं। अब बोला कि 2 पीस ओनियन दे दो, मतलब क्या मांग रहा है, 4 पीस 2 पीस, भाग यहाँ से। हम लोग क्या करते हैं वहां पे, हम लोग केजी में बोलते हैं उसको। या तो ½ kg दो, या तो 250 ग्राम दो, या तो 1 kg दो, या तो 2 kg दो, बोलते कि नहीं। तो क्या किया वहां पे कि मेजरमेंट्स के लिए एक आपने एक स्टैंडर्ड वैल्यू को फॉलो किया, उसके अकॉर्डिंग आपने डिमांड किया वहां पे।
सिमिलरली केमिस्ट्री में जब आओगे तो केमिस्ट्री के लिए एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स होना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे मेजरिंग जब करने जाओगे तो हम लोग माइक्रो लेवल पे वर्क कर रहे हैं। किस पे वर्क करें बेटा? माइक्रो। एक ऐसा लेवल पे वर्क करें जहाँ पे मेरे को नेक का ऐसे कुछ दिखता नहीं है। तो वहां पे जब मेजरमेंट्स करेंगे तो कुछ बड़ा वैल्यू को हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स में लाएंगे हम लोग। फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होगा तो कुछ बड़ा वैल्यू को लेके चलेंगे हम लोग। जैसे क्या होता है 12 पीस का मतलब क्या होता है? 1 डजन। 2 डजन जैसे ही बोलोगे तो हाउ मेनी पीसेज ऑफ फ्रूट्स आ जाएगा? 24 पीस। सिमिलरली केमिस्ट्री में आपने देखा होगा एवोगाड्रोस नंबर एक होता है। तो एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल नंबर को एक स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने मेजरमेंट्स में ले लिया। तो उसी एवोगाड्रोस नंबर के एटम्स या मॉलिक्यूल जो भी होता है उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? बताइए, 1 मोल। आई बात समझ में? तो एक सिंपल थ्योरी होता है कि 100 पीस अगर बोलते हो, मान लो कि 100 कोई रन बनाए प्लेयर ने, तो आप क्या बोलते हो? 1 सेंचुरी। जैसे 200 बनाते हो तो क्या बोलते हो आप? डबल सेंचुरी। जैसे 300 बनाते हो तो क्या होता है? ट्रिपल सेंचुरी। और जैसे 50 बोलते हो तो क्या बोलते हो? हाफ सेंचुरी। बोलते हो कि नहीं आप ये? तो ये जो 100 और 50 का एजम्पशन है, ये आपने एज्यूम किया कि 100 = 1 सेंचुरी। राइट। तो सिमिलरली क्या होता है केमिस्ट्री में, जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स है आपका, उसमें आपने कुछ एज्यूम किया। क्या एज्यूम किया आपने? तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। क्या है आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स? तो 1 मोल। राइट। अगर मान लो 1 kg स्टैंड फॉर द डिफरेंट मास, सिमिलरली 1 मोल स्टैंड फॉर द डिफरेंट पार्टिकल्स। अगर 1 डजन रिलेटेड टू डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो 1 डजन में कितना पार्टिकल्स बोलते हो आप? 12। तो 1 डजन में अगर 12 फिक्स है, 1 सेंचुरी में अगर 100 टन फिक्स है आपका, तो 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा? फिक्स होगा आपका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो यहां से होता है स्टार्ट मोल कंसेप्ट। राइट। आप बोलोगे मोल कंसेप्ट में जो 1 मोल है ये डिस्कवर्ड वैल्यू है? नहीं, एज्यूम किया आपने। तो एज्यूम जब करोगे तो कुछ रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए आपको। तो आपने कार्बन 12 को आपने क्या लिया? रेफरेंस पॉइंट लिया। अगर मैं कार्बन 12 को रेफरेंस पॉइंट नहीं लेता, अगर कोई दूसरा एलिमेंट आता तो क्या होता? डिफाइन करते मोल को, तभी हम लोग डिफाइन कर देते मोल को। हाँ, तो रेफरेंस पॉइंट कौन सा लिया जाता है? रेफरेंस पॉइंट उसी एलिमेंट को लेते हैं जो सबसे पहले क्या होता है? स्टेबल होना चाहिए, आइसोटोप्स नहीं होना चाहिए। तो कार्बन 12 क्या होता है? स्टेबल होता है। उसके बाद वो एलिमेंट्स को हम लोग रिकमेंड करते हैं जो इजीली अवेलेबल होगा, आपका इकोनॉमिकली प्रोफिटेबल है आपके लिए, तो वो कौन सा होगा? कार्बन होगा। अगर इसी को गोल्ड के लिए रखेंगे तो सबके पास तो गोल्ड होता नहीं है। इसी को अगर प्लेटिनम की बात करेंगे तो सबके पास होता नहीं, कॉस्टली होता है। इसीलिए जो इजीली अवेलेबल है, जो आपका स्टेबल आइसोटोप्स हो, तो उसी को अब आपने रेफरेंस लिया। तो आपने रेफरेंस में किसको लिया? कार्बन 12। ठीक। कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। कार्बन 14 आपका क्या होता है? आइसोटोप्स होता है। आप जो जो भी हम लोग मिनरल्स होता है, जो भी आपका ओल्ड ट्री होता है, ओल्ड ट्री का जो एज लाइफ हम लोग एज जो हम लोग डिटरमाइन करते हैं, जैसे आपका बनियान ट्री है, जब एज आपने ये किया डिटरमाइन किया, आपने किसके थ्रू आपने डिटरमाइन? कार्बन डेटिंग के थ्रू। तो कार्बन डेटिंग के थ्रू ही हम लोग किसी एज का ट्री का क्या करते हैं? हम लोग एज फाइंड करते हैं। और ये कार्बन डेटिंग प्रोसेस जो होता है, कार्बन C14 जो आइसोटोप्स होता है कार्बन का, उसी पे बेस्ड है। तो ये सब जो आप काइनेटिक्स पढ़ोगे तो मैं बताऊंगा आपको, इस पे क्वेश्चन भी आता है कंपटीशन में, ये सब आगे बताऊंगा। लेकिन बेटा याद रखना, यहाँ पे कार्बन को कौन सा आइसोटोप्स में यूज कर रहा हूँ? C12। राइट। तो लिखो मोल कंसेप्ट। देखो बेटा मोल कंसेप्ट। देखो, सबसे पहले लिखो 1 मोल। शॉर्ट में इसको MOL भी बोल देते हैं हम लोग। इट इज कलेक्शन ऑफ definite number of particles. It is collection of different number of particles. अब पार्टिकल क्या हो सकता है बेटा? जब केमिस्ट्री की बात करोगे तो पार्टिकल्स क्या होगा? तो पार्टिकल एटम भी हो सकता है आपका। पार्टिकल एटम के भी साइड क्या हो सकता है बताइए? किसी कंपाउंड पे वर्क करेंगे तो बताओ क्या होगा? इंद्रा से बताओ क्या करोगे? पार्टिकल एटम भी हो सकता है आपका, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है आपका, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, क्यों नहीं होगा? प्रोटॉन भी हो सकता है आपका, न्यूट्रॉन भी हो सकता है। एग्जैक्ट एज
number of atoms in 12 gram of C12. क्या लिखा आपने? 12 ग्राम ऑफ C12। देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखूं मैं, सुनो। देखो, पार्टिकल में भी जब केमिस्ट्री का बात करोगे तो पार्टिकल क्या होगा? आपका एटम्स होगा। पार्टिकल क्या होगा? मॉलिक्यूल्स होगा। बिकॉज आपको पता है कोई एलिमेंट्स अगर केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करते हैं तो कौन पार्टिसिपेट करता है? एटम्स। कोई कंपाउंड अगर पार्टिसिपेट करेगा तो कौन पार्टिसिपेट करेगा? मॉलिक्यूल्स। सोडियम क्लोराइड अगर रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा तो कौन पार्टिसिपेट करेगा? आयंस। राइट। तो ये आपको क्या होगा कि जो स्पेसीज आप देखोगे केमिस्ट्री में, तो दीज आर द पार्टिकल्स जो आप जनरली पढ़ोगे। सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपको देखना है। सबसे ज्यादा वर्क किस पे करना है? हम लोग को इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा वर्क करना है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि आपको पता है केमिकल रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व होगा? इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपका कहाँ पे? तो प्रोटॉन कहाँ पे इन्वॉल्व होता है आपका? केमिकल रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन में। आपने देखा होगा न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, एक नया एलिमेंट से दूसरा नया एलिमेंट्स बनता है आपका। लेकिन केमिकल रिएक्शन में आप देखोगे कोई नया एलिमेंट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। आपका बॉन्ड का क्या होता है? रीअरेंजमेंट्स होता है। आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट में देखोगे तो दोनों साइड आपको नंबर ऑफ एटम सेम मिलेगा आपको, लेकिन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में देखोगे तो बॉन्डिंग पैटर्न क्या होता है? चेंज होता है। तो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये जो क्लीव्ड होता है, बॉन्ड होता है, ये सब किसमें होता है? केमिकल रिएक्शन में। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है? न्यू एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। उसमें क्या करते हैं? बम्बार्डिंग कराते हैं हम लोग, न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन से बम्बार्डिंग कराते हैं स्पीड से। तो न्यूक्लियर रिएक्शन डिफरेंट होता है, वहां पे न्यू एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। केमिकल रिएक्शन में कोई न्यू एलिमेंट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। आपने पढ़ा होगा डाल्टन्स लॉ ऑफ थ्योरी, पढ़ा होगा आपने। आपने देखा होगा किसी भी रिएक्शन में एटम क्या होता है? कंजर्व होता है। पढ़ा होगा आपने। डाल्टन्स ने क्या बोला था? एटम क्या होता है? इनडिविजिबल। एटम क्या होता है? इनविजिबल। एटम को आप देख नहीं सकते हो, एटम को आप कट कर नहीं सकते हो। ये कौन बोला था? डाल्टन्स ने बोला था। बोले थे यहाँ पे, तो वो एनसीईआरटी में दिखा होगा, अर्लियर मॉडल था। अभी सिर्फ याद रखना कि जो भी किसी भी सब पार्टिकल्स का बात कर रहा हूँ, तो पार्टिकल्स दीज आर द फ्यू पार्टिकल्स जो आप केमिस्ट्री में देखोगे। तो इसी के कलेक्शन को, डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल के कलेक्शन को बोलते हैं वन मोल। बेटा केमिस्ट्री में अगर आपने वन मोल को कोरिलेट कर दिया, केमिस्ट्री में अगर आपने वन इक्विवेलेंट को अगर कोरिलेट कर दिया सम बेसिक में, ये दो चीज है सर, याद रखना। केमिस्ट्री में अगर आपने वन मोल को डिफाइन कर दिया, केमिस्ट्री में अगर आपने वन इक्विवेलेंट को डिफाइन कर दिया, इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं। अगर दो पॉइंट्स को अगर आपने डिफाइन कर दिया, तो मैं आपको गारंटी लेता हूँ ना, एक फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, और न कुछ नहीं, कोई भी क्वेश्चन आएगा, किसी भी क्वेश्चन के अप्रोच आप ले सकते हो। आई बात समझ में? दो चीज याद रखना, मोल को कैसे डिफाइन करते हैं, इक्विवेलेंट को कैसे डिफाइन करते हैं। अब बेटा, ये जो आप बेसिक टर्म पढ़ते हो केमिस्ट्री में, ऑल द इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन डिफिनीशन। डिफिनीशन को पकड़ना क्या बोलते हो, वो इसका मीनिंग क्या है। माई बात समझ में? तो देखो मैंने बोला आपको, अब यहाँ पे क्या होगा कि 12 ग्राम ऑफ क्या लिया आपने? कार्बन। अब देखो 12 ग्राम कार्बन के मतलब क्या होता है? हैविंग 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। बेटा इसी को क्या बोला था आपने? राशि बताइए, आप लोग करना बताइए बेटा, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं कि नहीं? राशि बताइए, करना बताओ, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं कि नहीं इसको हम लोग? यस सर। एन ए या क्या बोलते हैं? एनओ बोलते हैं हम लोग इसको। ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हैं, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये समझ में आया आपको, ये एवोगाड्रो नंबर? यस सर। ओके। यस सर। तो ये बेटा क्या होगा कि मैंने एवोगाड्रो नंबर एन ए भी डिनोट कर सकते हो, एन ओ नॉट भी डिनोट कर सकते हो, उसके लिए कोई डिस्कशन नहीं होता, ये सब सिंबल्स होता है, सिंबल अकॉर्डिंग टू बुक वैरी भी कर सकता है आपका। तो ये समझ में आ गया आपको? आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूँ आपको। इसका मतलब हुआ कि अगर मेरे को बोलेगा कि वन मोल, तो वन मोल इक्वालेंट टू द 6.022 इंटू 10⁻³
पार्टिकल्स। अगर कोई बोलेगा आपको, जैसे आपने 1 डजन में कितना पीस बोला आपने, 12, तो 1 मोल में कितना पार्टिकल्स बोलोगे? ये जैसे 6.0, जैसे मैं बोलूंगा 1 मोल, जैसे मैंने बोला कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम, तो आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि यू हैव हाउ मेनी पार्टिकल, 6.022 इंटू 10 to 23 पार्टिकल्स। जैसे ही बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ सोडियम, इट मीन्स हाउ मेनी सोडियम एटम्स यू हैव, 1 एवोगाड्रोस नंबर। अगर मेरे को बोलेगा कि आई हैव 1 मोल ऑफ वाटर, इट मीन्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स यू हैव, Na। अगर बोलेगा आपको कि वन आई हैव 1 मोल ऑफ CO2, तो CO 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, Na। आई बात समझ में? अगर मेरे को बोलेगा कि व्हाट्स बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 2 मोल, तो वी नो दैट 1 मोल कंटेन Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द 2 मोल शुड कंटेन 2 into Na। आई बात समझ में? तो आप दिमाग में सेट कर लो कि 1 मोल का मतलब क्या होता है। तो 1 मोल का मतलब होता है डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल। तो हाउ मच पार्टिकल्स, तो आपने पार्टिकल क्या लिया, एवोगाड्रो नंबर। आप देखो बेटा क्या होता है कि मैंने आपको क्या बोला कि ये पार्टिकल्स आपके पास होना चाहिए। अब जब इतना पार्टिकल्स आपको दूंगा तो कुछ उसका मास तो होगा। और मान लो कि मैंने एल्यूमिनियम का बात किया, तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम स्टैंड फॉर दिस नंबर ऑफ एटम्स, और मास और वेट ऑफ दीज एटम्स शुड बी फिक्स। मैं एल्यूमिनियम का बात कर रहा हूं, तो एल्यूमिनियम का 1 मोल स्टैंड फॉर दिस पार्टिकल, दिस एटम, और उस एटम का मास पे क्या होगा, फिक्स होगा। लेकिन अगर ये पार्टिकल्स मैं 1 मोल अगर कैल्शियम का बात करूंगा, तो उसका भी नंबर ऑफ पार्टिकल तो फिक्स हो गया, इतना ही होगा, लेकिन मास तो डिफर करेगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि if I'm talking about the 1 mole of the different substance, so they have same number of particles, but their mass are different. Their mass are different. अगर मैंने बोला कि 1 डजन मीन्स 12 पीस ऑफ बनाना, 1 डजन मीन्स ऑल्सो 12 पीस ऑफ एप्पल, 1 डजन मीन्स ऑल्सो 12 पीस ऑफ ऑरेंज, कॉमन क्या है यहाँ पे, 12। मास इसका फिक्स होगा, नो, दे हैव डिफरेंट मास। सिमिलरली जब एलिमेंट का बात करोगे, कंपाउंड का बात करोगे, एक एटम एक मॉलिक्यूल का मास तो वेरी करेगा। तो वन एवोगाड्रोस नंबर, तो नंबर आपने फिक्स किया, लेकिन मास तो आपने फिक्स नहीं किया। हाँ, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए उसका मास क्या होगा, फिक्स होगा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के लिए 1 मोल का मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। समझ में आई है? आप लिखोगे यहाँ पे वेट, लिखो बेटा, वेट ऑफ 6.022 इंटू 23 पार्टिकल्स। कहीं पे मास लिखा रहता है, कहीं पे वेट लिखा रहता है, केमिस्ट्री में वेट और मास सेम है, राइट। देखो ये वेट हो गया। आप देखो यहाँ पे वॉट एवर द वॉल्यूम, एट एसटीपी, वॉल्यूम मैंने लिख दिया, तो वॉल्यूम लिखा है एट एसटीपी पे। अभी मैं आगे बताऊंगा एसटीपी क्या होता है, अभी लिख लो। तो ये जो वॉल्यूम होता है बेटा, इतना पर्टिकुलर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1 मोल ही बोलते हैं। आई बात समझ में? अगर मैं एसटीपी को हटा भी दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ बेटा, ये जो वॉल्यूम हो गई, ये किसके लिए होगा, ओनली फॉर गैसेस कंपोनेंट्स, गैसेस। बेटा सॉलिड का वॉल्यूम का बात नहीं करोगे, लिक्विड का वॉल्यूम का बात नहीं करोगे, वॉल्यूम किसका होता है, गैस का होता है। तब लोग किसकी बात करेंगे, गैस का वॉल्यूम का। आप जब वॉल्यूम का बात करते हो तो किस, देखो, ये मान लो कि आप तो जानते हो कि 9th में पढ़े हुए हो आप, कि मान लो ये है, इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, इसका कुछ ना कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो वॉल्यूम तो है इसका। लेकिन मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ, मैं वॉल्यूम का जब भी केमिस्ट्री में बात होती है तो किसके लिए बात होता है, गैस के लिए। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो होगा, देखो यहाँ पे 1 मोल में दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, whatever the mass of this particle, that is also stand for the 1 mole, whatever the volume occupied by this particle, that is also stand for 1। तो जब मैं वॉल्यूम का बात करूंगा तो वॉल्यूम में देयर मस्ट बी योर गैसेस कंपोनेंट, गैसियस सब्सटेंस। जब वॉल्यूम का बात करेंगे तो आपके पास क्या, कौन सा सब्सटेंस होना चाहिए, गैसियस सब्सटेंस होना चाहिए। जब आप वेट का बात करोगे तो मे बी गैसियस सब्सटेंस हो सकता है, मे बी लिक्विड हो सकता है, मे बी सॉलिड हो सकता है। लेकिन जब वॉल्यूम का बात करेंगे तो यू मस्ट हैव गैसियस सब्सटेंस, राइट।
तो किसी भी सब्सटेंस का दिस पार्टिकल का जो वेट होगा, दिस पार्टिकल का जो वॉल्यूम होगा, दैट विल आल्सो स्टैंड फॉर 1 मोल। कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये लिख और बताता हूँ, देखना इसका मतलब क्या होगा। देखो 1 मोल का मतलब होता है हाउ मेनी पार्टिकल्स। हाउ मेनी पार्टिकल 1 मोल का मतलब होता है बेटा, पार्टिकल्स बोलोगे ये। 1 मोल का मतलब होगा तो बताओ कितना होगा, वेट ऑफ 6.022 इंटू 10 का 23 पार्टिकल्स, राइट। एसी का जो वॉल्यूम होगा उसको भी तो 1 मोल बोलेंगे। अगर आपसे पूछेगा 1 मोल रिलेटेड टू वॉल्यूम तो बोलना यस। 1 मोल रिलेटेड टू मास, yes. 1 mole related to number of particle, yes. It means particles can be converted into moles. It means volume can be converted into moles. It means mass can be converted into moles because the definite mass is related to 1 mole. अगर मेरे को पता चलेगा कि किसी सब कंपाउंड्स का 1 मोल स्टैंड फॉर द 40, किसी भी सब्सटेंस का अगर मेरे को पता चलेगा कि 1 मोल स्टैंड फॉर द 40 ग्राम, देन डेफिनेटली आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द 2 मोल। Definitely, I can calculate the value of the 3 moles. Definitely, I can calculate the value of the 0.5 moles if we know that mass of 1 mole. Right? तो आपने देखा 1 मोल में क्या आ गया। अब सुनो एक चीज बता रहा हूँ आपको, और लिखो, और फॉर एलिमेंट्स। बेटा कोई एलिमेंट अगर केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा तो कौन आपका पार्टिसिपेट करेगा, उसका एटम पार्टिसिपेट करेगा कि मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, एटम। तो इसका मतलब हुआ कि 1 मोल का जब बात करेंगे किसी भी एलिमेंट के लिए तो इसका मतलब कितना पार्टिकल्स है आपके पास, 6.023 into 10 का 23 atoms. Whatever the weight of 6.022 into 23 atoms, that is also stand for the 1 mole, right? इसी को बोलते हैं हम लोग मोलर मास। क्या बोलते हैं बेटा इसको बताइए, मोलर मास। या इसी को शॉर्ट में बोल देते हैं हम लोग कभी कभी ग्राम एटॉमिक मास। तो बेटा ग्राम एटॉमिक मास अगर बोलेंगे जीएम, इसका मतलब क्या होगा, 1 मोल। या इसी को कभी कभी हम लोग बोल देते हैं 1 मोल को क्या बोलते हैं, देखो 1 ग्राम एटम। तो बेटा बताओ 1 ग्राम एटम स्टैंड फॉर हाउ मेनी मोल्स। Avogadro number. यस, 1 मोल स्टैंड फॉर 1 मोल, 1 ग्राम एटम 1 मोल। आज के डेट में क्या होता है कि जो एग्जाम होता है ना, बहुत स्मार्ट हो गया, वो लोग क्या करता है, इसी चीज को आपको रॉन्ग करवाने का ट्राई करेगा। 1 ग्राम एटम दे देगा, 2 ग्राम मॉलिक्यूल दे देगा, तो ये 1 ग्राम एटम 2 ग्राम मॉलिक्यूल, दिस स्टैंड फॉर मोल। अब 1 ग्राम ऑफ अगर बोलते हैं तो दैट इज सो अमाउंट, ग्राम के बाद अगर ऑफ आ गया इसका मतलब वो अमाउंट शो कर रहा है। अब 1 ग्राम एटम अगर बोल दिए तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर भाई है। अब देखो एक एग्जांपल लेके चलता हूं मैं। आपने बेटा एल्युमिनियम को देखा होगा 13, देखा होगा 27। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, 13. 13। और उसका मास नंबर कितना होता है, 27। 27. आप आप एक चीज मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आपको याद रखना। किसी भी एलिमेंट का मास नंबर देखो तो बेटा मास नंबर कितना है यहाँ पे, 27। ये क्या होता है, ये जो होता है ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ये क्या होता है बेटा, ये एटॉमिक नंबर। आपने देखा होगा ये इक्वल टू किसका होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन ये सॉरी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इक्वल होता है। इसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मास नंबर। ये इसी को कभी कभी बोल देते हैं एटॉमिक मास भी बोल देते हैं हम लोग, याद करो, बोलते हैं हम लोग। अब देखो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 है। अगर आपने उसमें 27 ग्राम बोल दिया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, 27 में मैंने एक ग्राम लिख दिया, दैट स्टैंड फॉर 1 मोल। मास नंबर आपको पता है एलिमेंट्स का, कंपटीशन में वो दे भी दिया जाता है। कंपटीशन में आज तक कोई भी कंपटीशन होता है जिसमें आपको मास नंबर हिडन रखता ही नहीं, क्योंकि उसको भी पता है वहां पे कि क्वेश्चन जो बनाने दिया आपका मास नंबर का क्वेश्चन ही नहीं हो। इसीलिए हाइड्रोजन का भी एटॉमिक मास आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। आईटी का जो एडवांस को क्वेश्चन देखोगे तो पेपर के फर्स्ट ही पेज पे सारा एलिमेंट का जो एलिमेंट वहां पे यूज हो रहा है पेपर में, सारा एलिमेंट का एटॉमिक मास दे देता है। इवन एवोगाड्रो जो जितना भी कांस्टेंट हो सबका वैल्यू दे देता है वहां पे, क्योंकि उसका कंपटीशन ही नहीं हो रहा है कि आपको कांस्टेंट के वैल्यू का वैल्यू पूछेगा, आपका एटॉमिक मास पूछेगा, ये सब नहीं होता।
बहुत सारा टीचर करते हैं कि लर्न कर लो, यहाँ पे ये एटॉमिक मास लर्न कर लो, कुछ नहीं लर्न करना आपको बेटा, सब कुछ दिया रहता है, राइट। आप देखो यहाँ पे मास नंबर लिए, एटॉमिक मास लिया आपने, और इधर क्या लिया आपने, एटॉमिक नंबर लिए। आप क्या करोगे, ये जो एटॉमिक मास, ये जो मास नंबर देखते हो, एटॉमिक मास जो देखते हो, एटॉमिक मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो स्टैंड फॉर वन मोल, राइट। ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, तो उसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, लिख लो पहले, उसका लिख दो ग्राम एटॉमिक मास, सही बोला आपने। ये ग्राम एटॉमिक मास लिए बेटा, ये स्टैंड फॉर द होता है मास ऑफ, ये होता है कि ये क्या होता है, ये एटॉमिक मास इन ग्राम, लिख लो बेटा एटॉमिक मास इन ग्राम। याद रखोगे, किसी ग्राम एटॉमिक मास बोलूंगा तो क्या लिखोगे, एटॉमिक मास को किस में आप कन्वर्ट कर दोगे, ग्राम में। तो आप बताइए एल्युमिनियम का अगर लेंगे, एल्युमिनियम का तो 13 होता, 27 होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा बेटा, बताओ तो। 27 ग्राम। 27 ग्राम। 27 ग्राम स्टैंड फॉर हाउ मेनी मोल, वन। 1 मोल। क्या बोलेंगे, वन मोल बोलेंगे। मैग्नीशियम अगर लेंगे बेटा, यहाँ पे 12 लेंगे, 24 लेंगे बेटा, बताओ क्या हो जाएगा। 24 ग्राम। Sir, can we write it as gram per mole? ग्राम, यस, 24 ग्राम इज स्टैंड फॉर द वन मोल, तो यहाँ पे लिख ही दिया मैंने। और इसको बोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, बता दो, इसका वन मोल का मास, ग्राम एटॉमिक मास बताइए बेटा। 24 ग्राम। 24 ग्राम्स। इज इट क्लियर। किसी भी Yes. एलिमेंट का अगर आपको मास नंबर दे देगा, एटॉमिक नंबर दिया रहेगा, तो उसको वन मोल का कितना मास होगा फाइंड कर लोगे। ग्राम एटॉमिक मास क्या करोगे, जो भी आपका एटॉमिक मास होगा उसको किस पर रिप्रेजेंट कर देंगे, ग्राम में, और जैसे ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तो कितना मोल को इंडिकेट करता है, वन मोल को, राइट। अगर मैं कैल्शियम का बात करूंगा, देखो यहाँ पे कैल्शियम का बात करेंगे, तो कैल्शियम 20 होता है, 40 होता है बेटा, बताओ ग्राम एटॉमिक मास। 40 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास तो कितना हो जाएगा, 40 ग्राम। इट मीन्स 40 ग्राम कंटेंट हाउ मेनी एटम्स, 6.022 into 10 to the power 23. yes, it contains 6.022 into 23 atoms। क्लियर हुआ ये। अब सुनो, आपने देखा किसी भी एलिमेंट्स का, किसी भी एलिमेंट का वन मोल हैविंग डिफिनिट अमाउंट या इन एनी अमाउंट, डिफिनिट अमाउंट, किसी भी एलिमेंट का अगर वन मोल का बात करेंगे तो हैविंग डिफिनिट नंबर ऑफ एटम या एनी नंबर ऑफ एटम, डिफिनिट नंबर ऑफ एटम, ये पता चला आपको। आप एक क्वेश्चन लिखो, उसके बाद आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, लिखो आप क्वेश्चन लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स and atoms in 6 gram of magnesium, 6 gram of magnesium, 3.2 milligrams of sulfur, 9 kg of aluminium। करो खुद से। विनायक घोष आपने बनाया इस चीज को, बताइएगा। স্যার নাম্বার অফ অ্যাটমস বেরিয়ে গেছে, এবার মোল না নাম্বার অফ মোলসটা বার করার চেষ্টা করছি। अच्छा ठीक है, अच्छा देखते देखते देखते, सुनीता घोष बताइए, सुनीता घोष बताइए, अब समझ में आ रहा है ये टॉपिक। Yes, sir, I can understand, and I'm doing the first one is almost done. ओके, आप Rest. देखिए, आप देखिए, आप देखिए, आप बंद कीजिए, आप बंद कीजिए, जितना देखना है समझ में आ गया। कुछ बच्चे को देखिए कि सब सॉल्व कर रहे हो, ठीक। अगर किसी से नहीं हुआ तो डिमोटिवेट मत हो जाओ, सीखने के लिए बैठो आप, ठीक। आप ये मत समझना कि जो आता वो मेरे से बहुत तेज है, मेरे को नहीं आता तो कमजोर है, ये नहीं समझो आप।
ठीक, हम लोग सीखने के पर्पज से बैठे हैं, हम लोग सीखेंगे। ठीक, देखो क्या सीखे। सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे बेटा, देखो यहाँ पे क्या बता रहा हूँ आपको, देखिएगा, बिना देखिएगा, देखिएगा क्या बता रहा हूँ, सुनिएगा। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, क्या देखो, मैं एक पाला में बता रहा हूँ आपको, मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, देखो, नंबर ऑफ मोल्स जब फाइंड करोगे तो वो होता है गिवन मास। अ गिवन मास वुड मीन ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स जो फाइंड करेंगे तो क्या होगा, गिवन मास होगा। गिवन मास किस में होगा आपको बताइए, ग्राम में। डिवाइड करेंगे आप किससे, ग्राम एटॉमिक मास से। क्यों, इसका रीजन है, बता देता हूँ मैं। देखो, मैं इसको फाइंड करने जा रहा हूँ, सुनो, पहले लिखना बंद करो। देखो, मेरे को पता है कि मैग्नीशियम का 24 ग्राम्स होता है 1 मोल। तो 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम स्टैंड फॉर हाउ मेनी मोल, 1 मोल। तो 1 ग्राम स्टैंड फॉर 1/24 मोल्स। तो 6 ग्राम कितना हो जाएगा, तो 1/24 इंटू 6। तो आप 6 क्या आपका गिवन मास, और 24 क्या होगा ग्राम एटॉमिक मास। तो राइट फॉर्मूला यूज कर लेंगे वहां पे मोल्स के लिए। क्या करेंगे, गिवन मास होगा। आप बेटा डिनोमिनेटर में क्या रख रहे हो, ग्राम एटॉमिक मास। डिनोमिनेटर में आप क्या रख रहे हो, ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास आप किस में एक्सप्रेस करोगे, ग्राम में। तो गिवन मास शुड बी इन ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास आप ग्राम में रखोगे, इसलिए गिवन मास हमेशा किस में होना चाहिए, ग्राम में। अगर कहीं भी मिलीग्राम में होगा, कहीं भी केजी रहेगा, तो उसको किस में कन्वर्ट करोगे, ग्राम में। तो बेटा आपका क्या होगा, यहाँ पे चेक करना, गिवन मास कितना है बेटा, बता दो आप। 6 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास कितना है आपका, 24। जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4। आपने फाइंड किया होगा 0.25। ये समझ में आ गया आपका। तो एक फॉर्मूला आ गया कि अगर मास दिया रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, अब देख रहे हैं क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स आप हमेशा रहेगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन ए। ये एक फॉर्मूला हो गया, बिकॉज आई नो दैट एन ए स्टैंड फॉर 1 मोल। अगर मेरे पास 0.1 मोल होगा तो हाउ मेनी एटम, 0.1 इंटू एन ए। अगर मेरे पास 10 मोल्स रहेगा तो हाउ मेनी एटम्स, यू हैव 10 इंटू एन ए। तो जो भी मोल्स होगा उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, बोगाटो नंबर से, टू गेट द नंबर ऑफ मोल्स। राइट, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितना है बेटा बताइए, 1/4। और नंबर ऑफ एटम्स कितना, ये एवोगाड्रो कितना, 6.022 इंटू 10 क्या होगा, 23। आप जाओगे तो 1.505 रख देते हैं। डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट का इंपॉर्टेंट होता है, तो 155 रख दिया आपने यहाँ पे। इंटू 10 कर क्या करेंगे, 23। ये क्या आपके पास नंबर ऑफ एटम्स। सिमिलरली आप सारे एलिमेंट्स का फाइंड कर लोगे वहां से, कर लोगे। हम्म, 1.5 ही रखोगे, वही होता है ये आपका। जब आप जेई एडवांस में दोगे तो ठीक है, जेई वन मेनली इंटीजर का काम होता है, जेई एडवांस में और जेई मेन में। जेई मेन में क्या होता है, नियरेस्ट इंटीजर पे ही वर्क करने के लिए बोलता है। अगर कहीं पे मान लो 4.7 आता है तो आपको रिपोर्ट करना है 5 में उसको, नियरेस्ट इंटीजर में होता है। जेई एडवांस का जो पेपर होता है उसमें क्या होता है, एक रेंज दे देता है। मान लो कि अगर आपने 4.74 फाइंड किया, किसी का 4.75 भी हो सकता है, किसी का 4.3 भी हो सकता है, तो वो क्या करता है, 4.7 तो रखेगा ही। 4.7 के बाद क्या करेगा, 3 से लेके 7 तक का एक रेंज ले लेगा। जो 4.74 करेगा उसका भी राइट होगा, जो 4.75 करेगा उसका भी राइट होगा। लेकिन 4.7 मस्ट बी देयर, इसलिए डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट का ही इंपॉर्टेंट हो जाता हो। कर लेंगे यहाँ पे। तो देखो अब क्या होता है, यहाँ पे एक चीज क्या याद रखना, देखो, देखो, मोल्स। मोल्स को अगर मान लो कि आपने ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई किए तो क्या निकल के आ जाएगा, मास। You have 0.1 mole of magnesium left. You have 0.51 mole of magnesium. And now you have to find the mass of that moles. So how many moles you have? 0.1, 0.5. We know the 1 mole of magnesium stand for 24 ग्राम। तो 0.5 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो किसका अमाउंट आ जाएगा, मैग्नीशियम का। तो कहीं भी अगर मोल्स से मास में जाना तो किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, ग्राम एटॉमिक मास से। और कहीं मास को अगर मोल्स में कन्वर्ट करना है तो ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो उसको। आई बात समझ में। देखो, अगर मोल से मास की तरफ जाना तो ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मास को अगर मोल्स में लेके आना तो किससे डिवाइड कर देंगे, ग्राम एटॉमिक मास से। सिमिलरली सुन देखो, अगर आपने मोल्स को मल्टीप्लाई कर दिया एवोगाड्रो नंबर से तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स।
राइट। क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स। इसी को अगर एवोगाड्रो नंबर से अगर डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा बताइए? नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब वो नंबर ऑफ मोल्स जब जाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा आपका? गिवन एटम्स अपन क्या हो जाएगा? Na। बेटा ये बात समझ में? आप थोड़ा सोचो कि फॉर द टाइम बिंग्स अगर ये फॉर्मूला मैं भूल भी जाऊंगा तभी तो फॉर्मूला में जनरेट कर ही सकता हूँ, बिकॉज आई नो द वन मोल। वन मोल कितना है आपका, तो उसका तो फॉर्मूला में जनरेट ही कर सकता हूँ। राइट। तो आपके पास तो फ्रीडम है, फॉर्मूला तो जनरेट ही कर सकता हो, तो बोल ही सकते हो कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ वन मोल, हाउ टू फाइंड द फॉर्मूला, ये तो जनरेट ही कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला, बेसिक फंडा आप क्लियर करो कि वन मोल, व्हाट इज डू यू मीन बाय वन मोल। अगर मेरे को बोलेगा वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वन एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मेरे को बोलेगा कि वन मोल ऑफ कैल्शियम, इट मींस हाउ मेनी कैल्शियम यू हैव, वन एवोगाड्रो नंबर। अगर मैं बोलूंगा कि यू हैव वन मोल ऑफ CO2, इट मींस हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 यू हैव, वन एवोगाड्रो नंबर। दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट्स। ये आपका एक रेफरेंस पॉइंट है, इसी पे सारा कैलकुलेशन है आपका। अगर कुछ भी कैलकुलेशन करने जाओगे तो मैं, बेटा याद रखना कि जो भी डाटा देगा सबको आपको रिलेट करना मोल से, बिकॉज मोल्स रिलेटेड टू मास, मोल्स रिलेटेड टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोल्स आल्सो रिलेटेड टू वॉल्यूम। तो कुछ भी दिया रहेगा तो पहले उसको कोरिलेट करना मोल से। अब मोल से जैसे कोरिलेट करोगे तो नोक करके आपको बता ही देगा, चल बेटा वहां चल, वॉल्यूम की तरफ चल, मास की तरफ चल, एटम की तरफ चल कर। तो आपको क्या करना, मोल से कोरिलेट करना आपको। अगर मोल से कोरिलेट करना जान जाओगे तो फिर आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और कैलकुलेशन जब करने जाओगे तो आगे जाके देखना कि कुछ कांस्टेंट वैल्यू पे मैं वर्क करूंगा। मतलब हमेशा क्या करना, कैलकुलेशन को लास्ट में जाके कैलकुलेट करना, मीट पॉइंट पे कैलकुलेशन को कैलकुलेट मत करना। इससे क्या होगा कि आपका बहुत लेंदी प्रोसेस होगा, टाइम टेकिंग होगा। वैल्यू पुट करते जाओ, लास्ट में जाके देखेंगे क्या होता है। कर लेंगे, ये समझ में आएगा कैसे मोल्स फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट लिखो, एक फाइंड करो, लिखो तो। फाइंड द मास ऑफ वन एटम ऑफ कैल्शियम। देखिए कैसे करेंगे, सुनिएगा। देखिए ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनको बता रहा हूँ, जैसे आप, जैसे मान लो क्वेश्चन देता हूँ, तो आफ्टर सॉल्विंग दैट क्वेश्चन यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट, एज आफ्टर टेकिंग स्क्रीनशॉट यू हैव टू सेंड इन योर ग्रुप। आई वांट टू सी योर एफर्ट, बिकॉज आपका एफर्ट से ही हम जानेंगे कि कैसे आप जा रहे हो, तो वो भी करना आप लोग। आज फर्स्ट क्लास है इसलिए नेक्स्ट क्लास से ये करना बेटा, तो सुनिएगा क्या करेंगे, देखना। लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन, देखो मैं क्या करूंगा। मेरे पास कैल्शियम है और मेरे को पता है कि 6.022 इंटू 23 एटम्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम स्टैंड फॉर 40 ग्राम्स। ये तो पता है नहीं कि दिस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम स्टैंड फॉर 40 ग्राम। राइट। वो सब दिया रहेगा आपको, 20 एंड 40 दिया रहेगा, तो आपको पता है कि ये 40 ग्राम कर देंगे आप। बेटा बताओ तो 6.022 इंटू 23 एटम्स ऑफ कैल्शियम स्टैंड फॉर द 40 ग्राम। बेटा बताओ तो वन एटम कितना हो जाएगा? 1 by What? Avogadro. वन एटम ऑफ कैल्शियम का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 बाई क्या हो जाएगा? एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। Hmm. तो ये सब क्या होगा, देखो यहाँ पे मैंने एक कैलकुलेट करके लिखा दिया। इसको क्या लिखेंगे बेटा, ग्राम लिखेंगे कि नहीं? ग्राम में लिखोगे, क्यों नहीं लिखो, ग्राम ही तो है ये, तो ग्राम में लिखा। अब होता क्या है, यहाँ से सुनना एक चीज जर्नी। अब क्या करेंगे, मेरे को पता है ये 40 को 1.6605 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 24 से। अब बोलोगे क्यों? क्योंकि 1/6.022 रहेगा, तो उसको डिवाइड जब करोगे तो 0 पॉइंट करके आएगा वो आपका 1, और फिर 40 आएगा, फिर 36, फिर 40 आएगा, 36, तो 1.66 आ ही जाएगा आपका। तो मैंने ये वैल्यू ले लिया आपको। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे जाओगे तो वो 16.66। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 पॉइंट अगर लोगे तो ये एक्सपोनेंट हो जाएगा, -23 के करीब आ जाएगा। आएगा कि नहीं आपका? तो वो आगे का कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे एक चीज मैं क्या बता रहा हूँ, सुनो। सुनो अभी, एक चीज जो बताना है, जरा सुनो। ये जो यूनिट होता है, ये जो यूनिट होता है ना, इसको हम लोग कभी कभी बोल देते हैं ये 1 AM।
वन एमयू का स्टेटमेंट स्टेटमेंट होता है एटॉमिक मास यूनिट। जैसे यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स होता है लेंथ के लिए मेजर करने के लिए मीटर लेते हैं हम लोग, जैसे किलोमीटर में यूज करते हैं हम लोग, तो वैसे साइंस में भी केमिस्ट्री में भी एक क्या होता है कि आपको एटॉमिक मास यूनिट का मतलब है कि यूनिफाइड मास का बात कर रहे हो आप। यूनिफाइड मास का बात क्यों करो कि एक एटम का बात कर रहे हो। किसी एलिमेंट का एक एटम का मास क्या होगा, आपका फिक्स होगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास, या समटाइम हम लोग क्या बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। आई बात समझ में, तो एटॉमिक मास यूनिट होता है ये। तो अगर एटॉमिक मास यूनिट होगा तो इसको हम लोग 40 एमयू बोल सकते हैं कि नहीं बेटा, बता रहा आप लोग। देखो, दिस अमाउंट रिलेटेड टू 1 एमयू, मल्टीप्लाई किए क्या हमने 40 से, तो 40 एमयू लिख सकते हो कि नहीं आती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यहाँ 40 क्यों लिखा। अब सुनना मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखना। कर ली कॉपी है, आइए लिखो एक हेडिंग दो, रिलेटिव Sir, एटॉमिक मास। हाँ बेटा sir, can बताइए। you check that page once? I have not copied that. फर्स्ट, Just wait for ठीक a है, minute. ओके, आप लिखिए रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास लिखिए आप लोग, हेडिंग दीजिए। मैं बता रहा हूँ क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, क्या होता है बता देता हूँ, उसके बाद मैं एमयू को फिर से रिफाइन करूंगा, सारा डिफिनेशन में लिखूंगा। मैंने ग्लिम्स दिया आपको एमयू कहाँ से आता है क्या होता है, बता रहा हूँ मैं आपको। Sir, I'm done. यस, देखिए आप क्या करो, लिखो रिलेटिव एटॉमिक मास, आप लिखो रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है सुनना। जैसे क्या होगा कि आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा सुनो, एक मैं सिंपल एक तरीका बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लो कि मेरे पास ये पेंसिल है, और ये पेंसिल का मैंने वेट मेजर कर लिया कि मान लो कि 10 ग्राम है, लेट कर लो इसका 10 ग्राम। और मैंने क्या किया यहाँ पे, एक मान लो कि आपने इसका वेट ले लिया, बोले इसका वेट बताओ कितना होगा इसके प्रोपोर्शन में। तो मान लो इसका 10 ग्राम था, इसका वेट मैंने किया कि 100 ग्राम मेजर किया। अब इसके 100 ग्राम को वेट को मैं इसके 10 ग्राम वेट से क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो कितना नंबर आया 10। तो मैं बोलूंगा कि इसका जो वेट होगा इसके वेट से कितना 10 टाइम्स, 10 टाइम्स हेवियर होगा। ये 10 जो आपने लिया ये रिलेटिव टर्म्स है आपका। अब मैं बोलूंगा कि दिस सब्सटेंस इज 10 टाइम्स हेवियर देन दिस, तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसका 10 ग्राम मास है, मैं बोल रहा हूँ कि इससे 10 टाइम्स ही हैवियर होगा, राइट। तो इससे अगर ये 10 टाइम्स हैवियर होगा तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा 10, हो गया ये। फिर दूसरा एलिमेंट का एटम लाऊंगा मैं, फिर इसके ये जो मास मैंने फिक्स किया है इसके मास से इसको कंपेयर करूंगा। लेट कर लो कि इसका जो मास होगा कंपेयर टू दिस रेफरेंस पॉइंट 40 टाइम्स हैवियर है, तो फिर इस एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 40। आई बात समझ में, तो ऐसा रेफरेंस पॉइंट लिया गया आपको। अब होता है कि ये मास क्या होता है जिससे आपने रेफरेंस लिया, ये कार्बन के एक एटम के मास का 12 पार्ट सही है। दिस मास इज मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 पार्ट्स। आप बोलोगे सर आपने कार्बन 12 पार्ट ही लेके क्यों बताया आपने, तो मैं ऑक्सीजन 16 लेके भी बताऊंगा आपको, सल्फर 32 लेके भी बताऊंगा आपको, सारा एलिमेंट लेके मैं बताऊंगा, लेकिन सबका डिफिनेशन एक ही होता है। अगर मान लो कि मैंने कार्बन को हटा के किसी दूसरा एलिमेंट के साथ डिफाइन करूंगा तो डेफिनेशन वही रहेगा, डेफिनेशन चेंज होने वाला नहीं। आई बात समझ में, तो क्वेश्चन जब फ्रेमिंग होता है तो ये सब डायलेमा आपको देगा कि इफ अदर देन कार्बन देन व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, सेम डेफिनेशन होगा। कैसे आप डिफाइन करोगे, तो लिखो, आप पहले लिखो फिर बता देता हूँ क्या होता है, देखना। देखो इट रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ one atom of an element how many times
heavier than 1/12 parts of mass of one atom of C12। बेटा बताओ, आपने रिलेटिव टर्म लिया ना? तो रिलेटिव टर्म में बेटा खुद से बताइए, इंद्रा से बताइए, रिलेटिव टर्म में कुछ यूनिट्स होगा? नहीं, यूनिट नहीं दे सकते, क्योंकि आपका जो रिलेटिव टर्म है ना आपका, ये आप क्या करेंगे, एक के मास को दूसरा के मास से डिवाइड करो तो मास मास से कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट नहीं होता। बैकवर्ड डेंसिटी पढ़ोगे, देखना उसका यूनिट नहीं आएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ाएंगे, उसका यूनिट नहीं होगा। बैकवर्ड डेंसिटी का मतलब होता है कि डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर। तो डेंसिटी डेंसिटी में यूनिट क्या होगा, कैंसिल ही हो जाएगा। फिर मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का बताऊंगा तो वो होगा डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट द 4 डिग्री सेल्सियस। तो वहां भी डेंसिटी डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब एक रिलेटिव प्रोपोर्शन होता है, रिलेटिव टर्म होता है, जहाँ पे यूनिट हम लोग नहीं देते। तो यहाँ पे जब आप यूनिट नहीं दोगे तो ये ग्राम एटॉमिक मास आपने फाइंड किया। अब देखना यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास जब फाइंड करोगे तो इसको मतलब होता है ये कि आपका ग्राम एटॉमिक मास, ये रिलेटिव एटॉमिक मास जब फाइंड करोगे, ये क्या होगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। डिवाइड किससे करेंगे बेटा, आप डिवाइड किससे करेंगे, 1/12 पार्ट्स ऑफ मास of ऑफ 1/12 part of C12 atom. C12। वन एटम ऑफ C12। अब आई बात समझ में? इसी को अगर बेटा करेंगे तब लोग लिख सकते हैं मास ऑफ वन एटम। देखो मैं क्या लिखूं, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। इसी को डिवाइड किससे कर सकते हो, तो देखना इसे डिवाइड किससे करेंगे, 1 AMU से। क्यों डिवाइड किया मैंने 1 AMU से? बिकॉज आई नो दैट दिस मास स्टैंड फॉर 1 atomic mass unit. 1 AMU, राइट। ये बात समझ में आ गया ना, AMU का कितना मास होता है, ये 1 AMU का मतलब समझ में आ गया क्या बोला मैं? वन एमयू समझ में आ गया क्या होगा ये वीडियो? बताइए बेटा। রিপ্লেস করে দেবে, মানে অ্যানাদার অ্যানাদার এলিমেন্ট এটা রিপ্লেস করে দিতে লিখিয়ে হবে, তাই তো? ওটা বলবো, ওটা বলবো, এটা একটা ডিফাইন করবে, এটা একটা ডিফাইন হয়ে যাবে, তাহলে এটা আমি বলবো। तुम कॉल कर, तो एक मिनट। देख, ये डिफाइन करने दो, फिर मैं डिफाइन कर देता हूँ। वहां पे देखो क्या होता है, ये देखो आपने लिखा है यहाँ पे। हाँ बताइए बेटा, यहाँ पे 6.022 इंटू 23 एटम्स ऑफ कार्बन स्टैंड फॉर हाउ मेनी ग्राम्स? 12। कितना बोलोगे, 12 12। ग्राम? 12 ग्राम लिख 12 लीजिए। तो बताओ 1 एटम बेटा कितना हो जाएगा? 12 I have a 12 number। एवोगाड्रो, राइट। और उसको किस में एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे कि नहीं आप? हाँ। ग्राम में एक्सप्रेस कर दिए। ये मेरे को 1 एटम का मास निकल गया। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास को अगर ग्राम एटॉमिक मास को डिवाइड करोगे एवोगाड्रो नंबर से, तो 1 एटम का मास आएगा कि नहीं, बता दो। अगर किसी भी कंपाउंड का एक मोल का मास को अगर एवोगाड्रो से डिवाइड कर दूंगा, तो उस कंपाउंड का एक एटम का, एक पार्टिकल का मास आ जाएगा कि नहीं, बताइए? आ जाएगा ये। तो मैंने यहाँ पे 12 ग्राम लिया। अब देखो आपको बोल रहा है कि 1 AMU, तो 1 AMU स्टैंड फॉर द 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। तो 1 AMU का मतलब क्या होगा, 12 कर दिया मैंने। और देखो यहाँ पे 12 इंटू क्या किया अपने, 6.022 इंटू 10 कर क्या होगा, 23।
जैसे बेटा ये फाइंड करेंगे तो 12 12 तो कैंसिल हो गया आपका। देखो क्या होगा, 1/Avogadro नंबर आ गया कि नहीं। भाई बात समझ में। अब 1/Avogadro नंबर का कैलकुलेशन करेंगे तो वो आ जाएगा 6.05 इंटू 10⁻24 ग्राम। दिस इज स्टैंड फॉर 1 AMU। सुनो, लिखना बंद करो, एक चीज को समझ लो। लिखना बंद करो, पहले सुनो मेरी बात। मैंने कार्बन के एक एटम के मास को मैंने 12 से डिवाइड किया। लिटरली कार्बन के न्यूक्लियस में क्या होता है, 6 प्रोटॉन होता है, 6 न्यूट्रॉन्स होता है। और किसी भी एटम का मास का बात करोगे तो उसके न्यूक्लियस को मास होता है। रदरफोर्ड का थ्योरी अगर पता होगा आपको, रदरफोर्ड ने बोला था कि किसी भी एटम में जाओगे तो उसका दो पार्ट्स होता है, एक न्यूक्लियर रीजन, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। आपने उस थ्योरी में पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस रीजन में क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स होता है। न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है। राइट। आपने न्यूक्लियॉन्स में न्यूक्लियस और प्रोटॉन्स का, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन का मास आपने देखा होगा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन बहुत हैवियर पार्टिकल्स होता है। इसलिए जब किसी भी एटम का कलेक्टिव मास का बात करते हैं तो न्यूक्लियॉन्स का ही बात करते हैं। आई बात समझ में। और आपने रदरफोर्ड में एक चीज पढ़ा होगा, आप पढ़ोगे 11th में, बताऊंगा आपको कि रदरफोर्ड ने बोला कि एटम और न्यूक्लियस का बीच साइज का जब कंपेयर करोगे तो ऐसा इमेजिन करो कि यू हैव क्रिकेट ग्राउंड ऑफ द 5 किलोमीटर क्रिकेट ग्राउंड। सोचो 5 किलोमीटर क्रिकेट ग्राउंड कितना बड़ा होगा। अब बोला कि 5 किलोमीटर का क्रिकेट ग्राउंड है आपके पास, और उस ग्राउंड में आप क्रिकेट बॉल को रख दो। दैट इज योर न्यूक्लियस। and this 5 kilometer cricket ground is the size of atoms। अब इमेजिन करो कि न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में, एटम के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस कितना स्मॉलर साइज है, बट दैट न्यूक्लियस contain the all mass, entire mass of that particular atom। तो कहीं भी जाओगे सेंटर मास पढ़ोगे इसमें तो आप बोलोगे कि एटम का सेंटर मास कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। सारा मास कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में कौन होता है बताए, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। आप बताइए कार्बन की एक एटम में कितना न्यूक्लियॉन्स होता है, 12। और एक एटम के मास को अगर 12 से डिवाइड करोगे तो लिटरली वो एक न्यूक्लियॉन्स का ही तो मास देगा आपका। और आपने जब 9th में पढ़ा होगा मास ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, तो आपने इतना ही तो अमाउंट पढ़ा होगा, 1.6674, कहीं 1.6672 इंटू 10⁻24 ग्राम। याद करो, लिटरली ये बेटा ये एक न्यूक्लियॉन्स का मास है। आप खुद से सोचो, अगर इसी डिफिनीशन को मैं कैल्शियम के रिस्पेक्ट में लेके जाता तो मैं क्या बोलता, मास ऑफ 1/40 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम। तो जैसे 1/40 बोलता तो 40/Avogadro इंटू 40 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा, वो एवोगाड्रो नंबर का रेसिप्रोकल। अगर इसी को नाइट्रोजन 14 के रिस्पेक्ट में लेता तो 1/14 पार्ट्स ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन 14। फिर 14 14 कैंसिल हो गया। डिफिनेशन देखो ना, 1/14 कर देता मैं, क्योंकि उसमें कितना न्यूक्लियॉन्स है, 14 है। तो 1/14 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। तो फिर 14 14 क्या होता है, कैंसिल होता है। तो बचता क्या, 1/Na। अगर मैं इसी को सल्फर के रिस्पेक्ट में करता तो क्या बोलता, 1/32 टाइम्स, 1/32 टाइम्स मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर। तो फिर 32 32 क्या होता है, कैंसिल होता है। तो बचता क्या बेटा, एवोगाड्रो नंबर। मतलब समझ में आ गया एएमयू कैसे डिफाइन होता है। तो अगर कोई बोले एएमयू क्या होता है तो बोल देना मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन्स। तो बोला कौन सा न्यूक्लियॉन, तो मे बी न्यूट्रॉन में भी प्रोटॉन्स, नॉट इलेक्ट्रॉन्स। अरे गेटिंग माय पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये समझ में आ गया एएमयू कहाँ से रिलेट होता है, किससे रिलेट होता है। 1 AMU स्टैंड फॉर मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, आइदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अगर किसी भी पार्टिकल के पास अगर 40 न्यूक्लियॉन्स होगा तो कितना मास बोलेंगे उसका, 40 AMU। अगर किसी के पास अगर 20 न्यूक्लियॉन्स होगा तो कितना एमयू होगा, 20 AMU, क्योंकि 1 न्यूक्लियॉन स्टैंड फॉर 1 AMU। कर लेंगे। तो लिखो आप यहाँ पे, ये समझ में आ गया न्यूक्लियॉन्स का, लिख लो, कॉपी कर लो पहले। So that means the reciprocal of this Avogadro number is equal to 1.6605 into 10 to the power minus 24. यस 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 यस। मैं लिख रहा हूँ, वहां पे लिख देता हूँ बेटा। यहाँ पे अगर कोई भी बोलेगा आपसे कि 1/Na क्या होता है तो सीधा बोलिएगा 1.6605 इंटू 10⁻24। ठीक। ये अमाउंट को दिखाएगा तो ग्राम कर देंगे। इसी को क्या बोलते हैं बेटा बताइए, 1 AMU।
कभी कभी क्या होता है 1 mu को शॉर्ट में यू भी लिखा जाता था, यू का मतलब होता है यूनिफाइड, यूनिफाइड मास, क्योंकि एक डिफरेंट मास है ना ये, इसलिए क्या बोलता है यूनिफाइड मास। कर ले कॉपी। अभी देखिए तो मैंने आपको बताया कि ये म्यू क्या होता है, यूनिफाइड एटॉमिक यूनिफाइड मास क्या होता है। यूनिफाइड मास आपको क्लियर कट इंफॉर्मेशन पता चला कि यूनिफाइड मास क्या होता है, लिटरली मास ऑफ वन न्यूक्लियन। आई बात समझ में? आप लिख लो, नहीं पता चलता तो न्यूक्लियन लिख लो, क्या होता है न्यूक्लियन, क्या होता है लिख लो कहीं पे, न्यूक्लियंस क्या होता है, न्यूक्लियंस, न्यूट्रॉन्स प्लस क्या हो जाएगा आपका बताइए, प्रोटॉन्स। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जाते हो तो क्या बोलते हो 9.11 इंटू 10 का क्या होता है, -31 kg बोलते हो आप ये। मास ऑफ प्रोटॉन जाते हो तो आप क्या बोलते हो 1.672 इंटू 10 का -27 kg। और जब मास ऑफ न्यूट्रॉन जाते हो आप न्यूट्रॉन, तो ये न्यूट्रॉन का मास जाएंगे तो कितना होगा 1.674 बोलते हैं हम लोग, इंटू 10 का क्या होता है 27 kg। ये बुक टू बुक ये जो वैल्यू होता है ये सब थोड़ा वेरी भी करता है, लेकिन 1.67 आपका फिक्स रहता है। अब देखना है यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन सा मास ऑफ प्रोटॉन देखो बहुत कंपेरेबल मास है, दिख रहा है आपको। लेकिन मास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बहुत स्मॉलर है। आप इसका -31 एक्सपोनेंट देख लो, इसका कितना है देखो -27। आप खुद से सोचो अगर आपके पास एक 100 नंबर्स है और उसमें मैं बोलूंगा कि ऐड करो 0.01, तो क्यों ऐड करोगा, बोलोगे 100 ही है वो, है ना। अगर मान लो जो कि आपको आपका डिमांड होगा कि आपको कुछ मान लो कुछ गैजेट्स या कुछ खरीदना, आपको डिमांड्स होगा, आपका डिमांड्स होगा मान लो कि 50 रुपीज का। अब मम्मा से बोलो मम्मा 50 रुपीज, मम्मा क्या दी, 1 रुपए का कॉइन दी, तो क्या बोलो मम्मा क्या दे रहे हो आपको, बताइए। आप 50 रुपीज जो बोलते हो तो मम्मा भी जानते कि ये जो 50 रुपीज आप बोलो रियल प्राइस नहीं बोलो, आप बढ़ा के बोलो, क्योंकि फिक्स है उसमें एक चॉकलेट आप रख हिडन करके रखते हो, आप प्राइस रियल नहीं बोल रहे हो, 50 हो ही नहीं सकता। तो मम्मा गेम खेलती बोलती 20 रुपीज ले लो। मम्मा यह क्या होगा, कहाँ 50 कहाँ 20, क्या दे रहे हो क्या होगा, सारा फ्रेंड के पास है मेरे पास है ही नहीं, दो। तो फिर मम्मा बोलती ठीक है अब 30 रुपी ले ले चल। तो मामा बोलती है कि 30 रुपीज दे देंगे, तो आप बोलते हो कि क्या मम्मा क्या कर रहे हो, आप भी देखे मम्मा 30 से आगे नहीं बढ़ रही, ठीक है दे दो काम चला लेंगे, आप ले लेते हो। तो ये वैसे ही क्या होता है कि अगर आपके पास बहुत ये वैल्यू देखोगे एक्सपोनेंट, तो डेफिनेटली ये बहुत लार्ज वैल्यू है। और यहाँ पे -30 मान ली तो वो तो स्मॉलर वैल्यू है। अगर मेरे को बोलेगा कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने के लिए, तो मैं इसी दोनों को कंसीडर करूंगा, इसको तो छोड़ ही दूंगा मैं। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना डिसाइडिंग फैक्टर होता तो किसी भी एटम में किसी भी आयंस का अगर फॉर्मेशन करता, किसी भी मॉलिक्यूल्स में अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करता, सब्सट्रैक्ट करता, तो उसमें तो मास चेंज होना चाहिए, लेकिन मास तो चेंज होता नहीं है, क्योंकि आपने न्यूट्रॉन प्रोटॉन को चेंज ही नहीं किया। आप किसी भी एल्यूमिनियम से आप 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो, सल्फर पे 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दो, आप कैटायन आयन का फॉर्मेशन कर लोगे, लेकिन मास पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर आप 1 मोल एल्यूमिनियम स्टैंड फॉर द 27 ग्राम, तो 1 मोल Al3 प्लस ऑल्सो स्टैंड फॉर 27 ग्राम। सही बात समझ में, तो मास पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, कर लेंगे बेटा ये। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, तो ये न्यूक्लियन समझ में आएगी क्या होता है ये। तो आप किसका मास लोगे, न्यूट्रॉन्स का मास लोगे, किसका लोगे, प्रोटॉन्स का। अब सुनना, अगर मान लो मेरे पास सल्फर 32 है, ये सल्फर 16 या 32 है, लिखो। सल्फर अगर मेरे पास 1632 है, अब 1 mu को अगर डिफाइन करूंगा तो कैसे डिफाइन करेंगे बताइए। 1/32 पार्ट्स, into 32 by Avogadro number. मास ऑफ वन एटम ऑफ Sulfur. सल्फर। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर लेंगे, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर लेंगे बेटा, तो आपको पता है कि 32 हो गई है, तो ये 32 बाई क्या हो जाएगा आपका बताइए, Na। आप खुद से देखो कैंसिल हो 6.022. गया तो 1/Na हो जाएगा, कि वही वैल्यू रहेगा कि नहीं आपका, सही बोला आपने, तो वही हो जाएगा कि नहीं। अब बताइए इसको अगर मान लो कि फॉर नाइट्रोजन 14 से अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो क्या डिफाइन करोगे खुद से बताओ। 1/14 14 14 by 1 by 14 into 14 by Na.
अगर आपको कोई भी कंफ्यूज करने का अगर तरीका बोलेगा, टीचर बोलेगा ये स्कूल में, तब पकड़ लोगे ना। बोलना एमयू क्या होता है समझ में आ गया ना आपका। अब बोला लिटरली 1 AMU स्टैंड फॉर मास ऑफ वन न्यूक्लियन। आई बात समझ में, मास ऑफ वन न्यूक्लियन, तो न्यूक्लियन क्या होगा, या तो न्यूट्रॉन होगा या तो प्रोटॉन्स होगा। इलेक्ट्रॉन नहीं लेना बेटा। ये अगर 1 AMU डिफाइन करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, बता दो आप लोग। 1/14 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन 14। क्लियर भाई ये समझ में आ गया एमयू क्या होता है। अब सुनो, नोट करके लिखो, एक सी देखो अब क्या होता है। किसी भी एलिमेंट का ये एटॉमिक मास होता है, एक मास नंबर होता है कि नहीं, ए और जेड बोलते हो कि नहीं आपका। आप देखना क्या हो जाएगा, देखना। जैसे अल्मोनियम लिए 13 लिए, 27 लिए, तो सुनो क्या बोलता हूँ। देखना यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। मैं बोलूंगा इसका, सुनना। मैं बोलूंगा इसका रिलेटिव एटॉमिक मास, तो आप क्या बोलोगे, 27। आई बात समझ में। अब ये 27 क्या इंडिकेट करता है, तो 27 इंडिकेट दैट मास ऑफ वन एटम ऑफ एल्युमिनियम 27 टाइम्स हैवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। आई बात समझ में। अगर मेरे को बोलेगा इसका एटॉमिक मास बताओ कितना होगा, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ वन एटम, तो क्या बोलेंगे, 27 AM। आई बात समझ में। तो 27 AMU का तो मतलब क्या होगा, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। बेटा आप खुद से बता दो, अगर ये 27 AMU स्टैंड फॉर द वन एटम, तो 54 AMU स्टैंड फॉर हाउ मेनी एटम्स, टू एटम। atoms. दैट पार्ट इज क्लियर फॉर यू ऑल। मतलब देखो, आप रिलेटिव एटॉमिक मास आप याद रखो। अगर उसको विदाउट यूनिट आपने एक्सप्रेस कर दिया तो वो रिलेटिव टर्म हो गया। उसी में एमयू डाल दिए तो वो एटॉमिक मास हो जाएगा। दो कितना का मास इंडिकेट करेगा, वन एटम का। अब उसको ग्राम में अगर एक्सप्रेस करोगे तो एमयू को रिप्लेस कर दो ग्राम में। तो एमयू को क्या करोगे, 27 अगर है तो इसको क्या करेंगे, 27 इंटू क्या करेंगे, 1.6605 इंटू 10⁻²04 ग्राम कर देंगे, तो देखो ग्राम में आ जाएगा आपका। आई बात समझ में। अब देखो और क्या बता रहा हूँ। अगर मैंने ग्राम एटॉमिक मास का बात करेंगे तो 27 क्या बोलेंगे, ग्राम। हाँ बताओ, तो 27 AMU और 27 ग्राम में डिफरेंस क्या है। तो 27 AMU इंडिकेट द मास ऑफ वन एटम और 27 ग्राम स्टैंड फॉर द मास ऑफ वन मोल। Avogadro. एवोगाड्रो नंबर मतलब मास ऑफ वन मोल। तो बेटा ये कितना का मोल है, ये बताओ, तो मास ऑफ 1 mole. वन मोल। वन मोल, वन मोल। ये समझ में आ गया आपका। अगर कोई भी Yes. चीज याद रहेगा, आप मान लो कि आपको बोलेगा ये, समझ में आ गया आपको। आपसे बोलेंगे लिखो तो, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 100 AMU ऑफ हीलियम। फाइंड करो 100 AMU ऑफ हीलियम में नंबर ऑफ एटम्स आप फाइंड करो। Like, चलिए देख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं सीधा मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, और सॉल्यूशन बताऊंगा सीधा, 25 एटम्स होगा और कुछ नहीं होगा। 25 ही कर दूंगा। क्यों 35 करूंगा, सुनो। हीलियम होता है 2 और 4। इसका एटॉमिक मास कितना है बेटा, 4. 4। 4 AMU बोलो। एटॉमिक मास Yes. एमयू बोलिएगा। 4 AMU। तो ये कितना कितना एटम का मास दिखा रहा है, वन एटम का। तो वन एटम स्टैंड फॉर द 4 AMU, तो 100 AMU स्टैंड फॉर हाउ मेनी एटम, 25। Mm. तो नंबर ऑफ एटम्स बताओ बेटा क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है आपका, 100 AMU। अब भाई 4 करेंगे तो सीधा 25 आ जाएगा कि नहीं, बताइए विनायक। यस। এটা Yes. বুঝে তো, এটা 25 হবে তো বল। হ্যাঁ। হ্যাঁ, কোথায় থাকিস তুমি, তোমার বাড়ি কোথায় বল। আমার বাড়ি মুর্শিদাবাদ। সেটা, আরে বাবা অনেক দূর থাকিস তুমি। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये सबसे पहले बता रहा हूँ, देखो मैं बता रहा हूँ कि बहुत दूर है, मुझसे तो बहुत दूर है यहाँ से। मिदनापुर मुझसे बहुत दूर होता है यहाँ से। चलो ठीक है। अब देखो एक चीज करना, ऑनलाइन में हमेशा क्या होता है कि ऑनलाइन जब क्लास करते हो ना तो बीच में बोला करना, एकदम साइलेंटली नहीं करना। एक होता है कि पूरा साइलेंटली कर रहे नहीं, थोड़ा बोलते रहना।
बोलने से क्या होगा, आपका स्क्रीन का निगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा आप पे। नहीं तो आप कंटिन्यूस स्क्रीन की तरफ ऐसे देखोगे ना, तो वो एकदम पूरा स्क्रीन आपको देखेगा, आप स्क्रीन को देखोगे। तो वो नहीं करना, थोड़ा मूव करते रहना, क्योंकि डॉक्टर का रिकमेंडेशन है कि कंटिन्यू स्क्रीन की तरफ आप नहीं देखो। इसलिए मैं क्वेश्चन देता हूँ तो थोड़ा बनाओ, स्क्रीन से थोड़ा टाइमिंग हटाओ अपने। कंटिन्यू स्क्रीन को नहीं देखना चाहिए, इससे बहुत निगेटिव इम्पैक्ट आता है। देखो यहाँ पे समझ में आ गया। इसको देखो, जैसे आपने एक अल्टरनेटिव मेथड बता सकते हैं, और क्या कर सकते हैं सुनो। मेरे पास कितना एमयू था, मास 100। तो गिवन मास में क्या करता, देखो गिवन मास में बोल देता, गिवन मास बोल देता मैं 100 एमयू, ये तो बोल देता। 100 एमयू को ग्राम में कर देता, 10 इंटू क्या होता, 1.6605 इंटू 10 का क्या होता, 24 ग्राम्स बोल देता मैं। हम्म। अब बताइए, नंबर ऑफ एटम्स बोल देता, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स होता है ना मोल्स इंटू एन, राइट। तो मोल्स कितना हो जाएगा, तो गिवन मास कितना, 10 × 4 होगा, तो नहीं, 400 एमयू था ना आपका, 100 कर देता तो 100 कर दिया। अब बताओ मास कितना, गिवन मास आपका 100 एमयू। 100 एमयू को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में, तो 1.605 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 24। अपॉन किससे करोगे, इसका ग्राम एटॉमिक मास है कितना, 4। अब मल्टीप्लाई किससे करोगे, एनए से। तो जैसे आपने एनए से मल्टीप्लाई किया आपने, तो उसका तो रेसिप्रोकल जो वैल्यू था वो, बेटा ये वैल्यू तो कैंसिल ही हो जाएगा, वही तो था आपका। अरे ये जो वैल्यू आपका, ये जो वैल्यू है, ये तो एवोगाड्रो नंबर का रेसिप्रोकल ही ये तो है आपका। 1/Na का वैल्यू ही तो आपका 1.6605 इंटू 10 24 है, तो वो तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा। तो यहाँ से भी देखो कितना आ गया आपका, 4 ही तो आएगा, तो ये 25 तो आएगा आपका। इसका मतलब आप एक ही मेथड के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आप जो मेथड से बनाओ आंसर आना चाहिए, आपको जो इजी लगे। साइंस का सबसे एडवांटेज क्या होता है, देखो हिस्ट्री सिविक्स में क्या होता है कि इंडिया गॉट फ्रीडम या जो भी है, उसमें एक डेट फिक्स है। आप जब उसका आंसर करोगे तो उस डेट को चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन साइंस में क्या होता है कि क्वेश्चन अगर देगा, उस क्वेश्चन को जो सॉल्यूशन करने जाओगे, तो आप जब प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस आप खुद भी ले सकते हो अपना प्रोसेस, कंसेप्ट एक ही होगा, लेकिन प्रोसेस यू कैन यूज अनदर। मेथड जो होगा आपका, मे बी मैं उसको 4 स्टेप्स में बनाऊंगा, आप 2 ही स्टेप में करके निकल जाओ, मे बी हो सकता है ये। वो आपका एक्सपर्टीज दिखाएगा, आप कितना एक्सपर्ट हो उसके लिए। तो साइंस में हमेशा ये ओपन रहता है, आप कैसे मेथड से बनाओ, आंसर की तरफ जाओ आप। जो आपको इजी लगे, जो हैंडी लगे, जो टाइम कंज्यूमिंग कम हो, उसी को आप फॉलो करो। कर लेंगे बेटा ये। नेक्स्ट लिखो। लिखो आप, एवरेज एटॉमिक मास। आप ये बताना कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होगा, कैल्शियम का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा, 40। तो 40 mu ऑफ कैल्शियम स्टैंड फॉर हाउ मेनी एटम्स, 1 एटम। अब 40 ग्राम स्टैंड फॉर हाउ मेनी एटम्स, Na। ये तो क्लियर हो गया, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को कोरिलेट कर दोगे। अब देखो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, सुनो। जैसे इस क्लासरूम में स्टूडेंट्स है, और मैं बोलूंगा इस क्लासरूम का स्टूडेंट का एवरेज वेट बताओ क्या होगा। आप क्या करोगे, जितना भी स्टूडेंट है सबका वेट को क्या करोगे, ऐड करोगे, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। यही थ्योरी होता है एवरेज का। सिमिलरली क्या होता है कि मान लो कोई एलिमेंट्स है, लाइक द क्लोरीन, और नेचर में क्लोरीन का देयर आर द 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। आपने बोल दिया कि क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35 mu, आपने बोल दिया, तो किसको गुस्सा आएगा, 37 को गुस्सा आएगा, क्योंकि आपने 35 किसको डिनोट किया, आपने कौन सा आइसोटोप को, 35 को, और किसको आपने इग्नोर कर दिया, 37 को। अगर आपने 37 बोलेंगे तो फिर 35 गुस्सा हो जाएगा, वो बोले मेरे को क्यों हो रहा। तो फिर आप क्या करोगे, एवरेज लोगे, क्योंकि नेचर में तो दोनों मिल रहा है, आपका 35 में मिल रहा है और क्या मिल रहा है, 37 में मिल रहा है। तो आप क्या करोगे वहां पे, एवरेज लोगे। इट मीन्स एवरेज एटॉमिक मास वैलिड only फॉर एलिमेंट्स हैविंग isotopes. Number of elements having non-integral atomic mass, like the hydrogen 1.008, like the chlorine 35.5. Number of elements having the non-integral atomic mass. The non-integral atomic mass only for the elements having isotopes, right? तो जब एलिमेंट्स को पता है कि मेरे को आइसोटोप्स होगा वहां पे, तो उसका हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास।
हाउ, तो उसका रीजन क्या, तो देखो जब हम लोग स्टडी करने जाते हैं हम लोग, तो मान लो कहीं से मैंने क्लोरीन का सैंपल कलेक्ट किया, उस क्लोरीन सैंपल में मान लो 100, मान लो क्लोरीन का सैंपल मैंने कलेक्ट किया, उस सैंपल में मैंने टोटल एटम देखा 50। हाउ मेनी एटम्स आर देयर, 50। लेट कर लो उस 50 में से, उस 50 में 10 एटम्स मिला क्लोरीन 37 का। आउट ऑफ 50 हाउ मेनी एटम्स ऑफ क्लोरीन 37, 10। अब मैंने उस 50 में से 40 एटम देखा मैंने क्लोरीन किसका, 35 का। अब परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, तो यू हैव द 50 एटम्स, आउट ऑफ द 50 10 एटम्स किसका होगा, क्लोरीन 35 37। तो आप 10/50 इंटू 100 करोगे तो कितना होगा, 20%। तो 20% क्या है वहां पे, क्लोरीन 37। और रिमेनिंग 80% क्या होगा वहां पे, क्लोरीन 35। बेटा मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये जो परसेंटेज होता है, ये परसेंटेज किसको इंडिकेट करता है, परसेंटेज मास को इंडिकेट नहीं करता है, परसेंटेज नंबर ऑफ एटम्स को इंडिकेट करता है। आपने जो 9th में कभी पढ़ा भी होगा एवरेज एटॉमिक मास, तो वो परसेंटेज हमेशा दिखाता है नंबर ऑफ एटम्स को, मास को नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, किसको दिखाता है, नंबर ऑफ एटम्स को। तो कैसे फाइंड करते हैं एवरेज एटॉमिक मास, तो लिख लो, मैं बता देता हूँ कैसे फाइंड करोगे। ये लिखो, फॉर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स हैविंग आइसोटोप, कर लेंगे यहाँ पे। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। देखो एवरेज एटॉमिक मास होगा टोटल मास बाय टोटल एटम्स इनटू 100। सिंपल बताओ, एवरेज का मतलब यही होता है ना, कि टोटल मास बाय टोटल एटम्स। मतलब सिंपली बोलेंगे, अगर मान लो P1 A1 होगा, P2 A2 मैंने बोला, P3 A3 मैंने बोला, डिवाइड कर दूंगा किससे, तो देखो डिवाइड कर दूंगा मैं ए P1 से, P कैसा बता देता हूँ, P1 से मैंने डिवाइड किया, P2 से मैंने डिवाइड किया, P3 से डिवाइड किया, सो ऑन जितना भी होगा सबसे डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब क्या, तो सुनो, लिख लो बेटा यहाँ पे क्या है ये, A1 A2 A3, ये क्या दिखा रहा है, एटॉमिक मासेस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स। अब बेटा बता, क्लोरीन के पास दो आइसोटोप्स होता, एक क्लोरीन 35, एक क्लोरीन 37। तो वही होगा, A1 अगर 35 लेंगे तो A2 क्या होगा आपका, 37। और याद रखना आपका P1 जो होता है, ये P1 P2 P3 सब जो लिखा आपने, ये इंडिकेट करता है बेटा परसेंटेज अबंडेंस आइसोटोप्स बाय मोल्स या बाय एटम्स, बाय मोल्स नहीं है वो, आई बात समझे, किसके थ्रू है वो, एटम के थ्रू। अगर आपसे स्कूल में पूछेगा कि why do some elements having non-integral atomic mass, तो रिफाइन करोगे because these elements having isotopes. If any element having isotope, then definitely you have to define the average atomic mass, right? You don't have to use the absolute atomic mass. Absolute atomic mass only for elements having no isotopes. कर लेंगे। आप देखोगे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ, देखना यहाँ पे Sir, what you have written after this percentage abundance? परसेंटेज अबंडेंस, राइट, अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स है वो आपका। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन 35 लिए, यहाँ पे परसेंटेज अबंडेंस लिख रहा है, यहाँ पे अबंडेंस लिख रहा हूँ, परसेंटेज अबंडेंस लिख रहा हूँ, यहाँ पे केजी हटा दीजिए तो वो भी परसेंटेज अबंडेंस ही एक्सप्लेन करेगा। परसेंटेज अबंडेंस मैंने लिया 75%, और क्लोरीन 37 का मैंने लिया यहाँ पे 25%। बेटा ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि आउट ऑफ 100 एटम्स, हाउ मेनी एटम्स ऑफ क्लोरीन 35 आर देयर, 75 एटम्स। हाउ मेनी एटम्स ऑफ क्लोरीन 37, 25। ये इंडिकेट कर रहा है आपको, आई बात समझ में। ये नहीं इंडिकेट कर रहा है कि टोटल मास में 35 ग्राम किसका होगा, 30, ये 75 ग्राम किसका, क्लोरीन 35 का, और 25 ग्राम किसका, क्लोरीन 37 का। ये नहीं इंडिकेट करता, ये दिखाता है कि आउट ऑफ 100 एटम्स
75 atoms should be chlorine 35 और 25 atoms should be chlorine 37, राइट। तो आपको क्या फाइंड करना है, एवरेज एटॉमिक मास। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। बेटा बता दो क्या लेते थे वहां पे, P1A1 परसेंटेज अबंडेंस, बताइए कितना है, 75%। इंटू क्या करोगे एटॉमिक मास, तो कितना एटॉमिक मास आपका 35 प्लस 30 से ये 25 इंटू क्या करेंगे 37 इंटू क्या करोगे अपॉन 100, बेटा ये आ जाएगा 35.5 AMU। आई बात समझ में, कितना आ जाएगा 35.5 AMU। आयरन का 3 आइसोटोप्स होता है, 54, 55 और 57। 54, 55, 50, 54, 56 लिया मैंने, 57 लिया। देखो परसेंटेज अबंडेंस में लिख रहा हूं, इसका 5% होता है, इसका 90% होता है, इसका 5% होता है। आप बताना तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, खुद से करो। 90%, 90%, 5%। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो बेटा 3 आइसोटोप्स होता है ये किसी एलिमेंट्स का, इसका मतलब होता है कि एलिमेंट्स के पास 3 आइसोटोप्स है नेचर में। और परसेंटेज का मतलब होता है कि रिलेटिव, ये परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100। आप ये सोचो कि आपके पास कितना एटम्स है, 100 एटम्स है, उसमें से 5 एटम किसका है 54 का, 90 एटम किसका आपको मिला 56 का, और 5 एटम किसका मिला 57 का। ये क्लियर हुआ आपका। आपको क्या करना है, एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करना है। तो एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करेंगे तो बेटा आपका क्या हो जाएगा, देखो ये एवरेज एटॉमिक मास। तो आप क्या करेंगे, 5 इंटू परसेंटेज अबंडेंस लेते थे, 5 इंटू एटॉमिक मास, बताओ कितना एटॉमिक मास है 54। फिर दूसरा आइसोटोप पे चले जाएंगे तो कितना अबंडेंस है उसका 90%। एटॉमिक मास कितना है उसका 56। फिर थर्ड पे चले जाएंगे, कितना हो जाएगा आपका 5 इंटू क्या हो जाएगा 57, डिवाइड करेंगे किससे 100 से, क्योंकि आउट ऑफ 100 ही हमेशा कैलकुलेशन आता है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 59.95 U, 55.95 U। इसका मतलब वो ये 55.95 U, या कभी कभी इसको आप AMU भी बोल सकते हो। तो UAMU एक ही चीज है आपका, कर लेंगे। अगर मान लो ये एवरेज एटॉमिक मास आपने फाइंड किया, ये अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आइसोटोप्स, राइट। अगर मान लो कभी कभी क्वेश्चन बनाओगे, जब आपका जो रिकमेंडेड बुक होगा आपके स्कूल का, उसमें क्वेश्चन बनाओगे तो समटाइम आपको क्वेश्चन क्या देगा कि एन एलिमेंट्स हैविंग 3 आइसोटोप्स, कितना आइसोटोप 3। उसमें से क्या करेगा, सुनो, उसमें से क्या करेगा, एक आइसोटोप्स का परसेंटेज अबंडेंस दे देगा आपको। मान लो एक आइसोटोप का परसेंटेज अबंडेंस 20% दे दिया आपको, रिमेनिंग 2 आइसोटोप्स हैविंग अबंडेंस 80%, और एवरेज एटॉमिक मास आपको दे देगा। और आपको तीनों आइसोटोप्स का एटॉमिक मास भी दे देगा। और आपको बोलेगा कि वन आइसोटोप 20%, रिमेनिंग 2 आइसोटोप 80%। आपको बोलेगी 2 आइसोटोप्स का अबंडेंस, अब बताओ क्या होगा। तो एक का आपने कितना लिया 20, एक का क्या लेंगे x, दूसरा क्या होगा 80 माइनस एक्स, फॉर्मूला पुट कर देंगे, अपने आप x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा आपका। कर लेंगे, तो लिखो आप। हम्म एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन is 10.80 U and having two isotopes. U 10.8 लिखो, या लिखा मैंने 10.80 U, ठीक। Two isotopes as boron 10 and boron 11. Find the percentage abundance. ये जो isotopes है इसका परसेंटेज अबंडेंस फाइंड करना आपको, बताइए। दिखा रहा है 10 आ रहा है 20% और 11 आ रहा है 80%। देखिए अब सुनिए सुनिए,
सुनिए, स्कूल के एग्जाम में जब जाओगे तो एक्स परसेंट या 100 एक्स से लेना पड़ेगा आपको, वहां पे लिखोगे। मैं क्या कर रहा हूँ आपको, ये परसेंटेज एबंडेंस जो ले रहा हूँ, एबंडेंस में लिख रहा हूँ यहाँ पे परसेंटेज एबंडेंस, देखना यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। ये बोरोन आपका 10 होगा तो मैंने इसका एक्स परसेंटेज लिए। अब बोरोन 11 होगा तो इसका कितना लेंगे बताइए, 100 एक्स परसेंटेज। या ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स परसेंटेज लो, एक तो वाई परसेंटेज लो, एक्स प्लस वाई कितना होना चाहिए 100, अदर एक्स प्लस वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे वहां से, इक्वेशन पुट कर लो। तो देखना आपका क्या हो जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास कितना ले 10.80, एक्स इंटू क्या हो जाएगा 10, 100 - एक्स इंटू क्या हो जाएगा आपका 11, अपॉन टोटल परसेंटेज 100। जैसे एक्स का वैल्यू फाइंड करोगे तो देखना यहाँ पे 20 आ जाएगी, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, इसका आ जाएगा 20%, इसका कितना हो जाएगा 80%। आई बात समझ में। तो ये आपने देखा कि एवरेज एटॉमिक मास तभी यूज करोगे इफ एलिमेंट्स हैविंग आइसोटोप्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी दे देगा आपको, कहीं पे क्या करेगा, एक सैंपल कलेक्ट करेगा मैग्नीशियम का किसी का, और उसका बोलेगा कि दिस हैविंग द आइसोटोप 2 आइसोटोप्स, राइट। तो क्या करना, परसेंटेज दे देगा। मान लो एक सैंपल कलेक्ट करेगा 2.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम का, उसमें बोलेगा कि दिस परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम 12 और दिस परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम 14 या 13 दे देगा। तो वहां पे सबसे बड़ा ब्लंडर क्या करता है स्टूडेंट, जितना आपका अमाउंट देगा ना, उसका परसेंटेज आप निकाल लोगे एक मैग्नीशियम 12 के लिए, और एक परसेंटेज निकाल लोगे मैग्नीशियम दूसरा आइसोटोप के लिए। ऐसा ब्लंडर बेटा मत करना। आप करना क्या सुनो, जितना भी मास रहेगा उसको सबसे पहले लेके जाना मोल्स में। अब मोल्स के लिए क्या यूज करोगे, एवरेज एटॉमिक मास को। क्या यूज करोगे, एवरेज एटॉमिक मास को मोल्स में कन्वर्ट कर दे, एवरेज एटॉमिक मास आपको दे देगा, आइसोटोप देगा, एवरेज एटॉमिक मास देगा, अमाउंट दे देगा। तो क्या करना, पहले एवरेज एटॉमिक मास यूज करके जो मास दिया रहेगा उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेना। आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू मोल्स, उसमें से लेट कर लो कि एक्स मोल मैंने किसका लेंगे, पर्टिकुलर आइसोटोप, तो दूसरा आइसोटोप ऑफ गिवन मोल्स माइनस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब टोटल मोल्स कितना होगा आपको फाइंड किए, तो टोटल मास बाय टोटल मोल्स इनटू इक्वल टू एवरेज एटॉमिक मास। अब वहां पे वैल्यू पुट कर दोगे, सारा आ जाएगा आपका। ठीक, तो मैं क्वेश्चन के थ्रू करवाऊंगा। अभी मैंने आपको सिर्फ एक बताया परसेंटेज पे, परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय एटम्स, परसेंटेज बाय एटम्स, परसेंटेज बाय मास नहीं है ये। कर लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन স্যার और लिखो, बताइए। আমি কি করেছি, এক্স আর ওয়াই এর রেশিও বার করে ওটাকে সেপারেটলি হ্যাঁ 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, দেখ দেখ বাবু, এটা এক্স হয়ে যাবে তো এটা ওয়াই হয়ে যাবে, তো এক্স প্লাস ওয়াই কত হয়ে যাবে 100, 100 হয়ে যাবে। হ্যাঁ এদিকে এক্স দিয়ে দেবে, তো এটা ওয়াই দিয়ে দেবে, তাহলে এক্স প্লাস এটা এক্স হবে, ইকুয়েশন চলে আসবে একটা, তো দুটো ইকুয়েশন হয়ে যাবে अलजेब्रिक मोड पे। तब डाटा मल्टीप्लाई करो, तो एक्स वाई का कैंसिल कर दे, वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड कर लीजिए या वाई का, तो वही अल्टीमेटली वही आएगा। लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा आपका, क्योंकि दो इक्वेशन यहाँ पे क्या होगा, एक ही इक्वेशन से निकल जाओगे। इसलिए हमेशा हम लोग रिकमेंड करते हैं कि 100 माइनस ही करके चले, राइट। So it will be shorter. Earning, if you are taking the two equations, it will take more time. ठीक। हाँ भाई, एक चीज बता रहा हूँ आपको, find the moles of night, find the moles of electrons in 1 kg। आपके पास 1 kg मास है इलेक्ट्रॉन का, उसमें कितना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बताइए। You have 1 kg of electrons. That electron contain how many moles of electron? ये बताओ। Where was it? 1000. नहीं नहीं, 1 kg को आप ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, या केजी में रखिए, जिसमें रखिए आप वहां पे केजी में रखिए। तो आप सबसे पहले क्या होना चाहिए, किस, लिखो तो क्वेश्चन, लिखो तो खुद से लिखो तो। Find the number of atoms of iron. Find the number of atoms of iron या ऐसे लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन फाइंड द नंबर ऑफ, क्या लिखा आपने, इन 5 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, इन 5 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन।
राइट। अब हीमोग्लोबिन जो लिखा आपने कितना लिखा, फाइंड द नंबर पर आपने क्वेश्चन लिखा, फाइंड द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन 5 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। ये क्या होता है पता है आपको? दैट कंटेन्स 0.3 4%। इसको बहुत है ये, उसको एक काम करो, शॉर्ट कर देता हूँ मैं, पूरा कैलकुलेशन इजी हो जाए। दैट कंटेन 0.3% ऑफ आयरन बाय मास। अब आयरन का जो एटॉमिक एटॉमिक मास होता है, ये होता है आपका, देखना यहाँ पे, ये आयरन जाते हैं हम लोग 50, ये हो जाता है 26 लेते हैं हम लोग 56। आई बात समझ में? अब ये बता दो, फाइंड द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन 5 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन दैट कंटेन 0.3% ऑफ आयरन बाय मास। अब ये बता दो, अगर मैंने किसी भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मैं बोलूंगा दिस सॉल्यूशन कंटेन द 3% बाय मास ऑफ शुगर या 3% बाय मास ऑफ ग्लूकोज। तो ये 3% मास ऑफ ग्लूकोज अगर मैं इसमें बोल रहा हूँ, इसका मतलब कि 100 ग्राम अगर ये होगा तो इसमें 3 ग्राम किसका होगा, ग्लूकोज का। लेकिन इसमें मेरे को पता है कि मोर देन 100 ग्राम है। अगर लेट कर लो ये 100 ग्राम नहीं, आपका 300 ग्राम है, और आपने यहाँ पे रैपर में लेबलिंग कर दिया इसको 33% बाय मास, तो परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। So you have the 3 grams of glucose dissolved in the 100 gram of solution. You have already 300 gram of solution. So that contain the 9 gram of glucose. क्योंकि आपने एक 100 ग्राम में कितना रखा आपने, 3 ग्राम, तो 300 ग्राम में कितना रखोगे बता दो, 9 ग्राम। तो ये हमेशा याद रखना, परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे अगर 0.3% ऑफ आयरन बाय मास बोला, इसका मतलब अगर आपके पास 100 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा तो उसमें कितना आयरन होगा, 0.3 ग्राम। परसेंटेज का मीनिंग ये होता है ना। बट अगर आप बोलते हो कि 40%, इसका मतलब आउट ऑफ 100 ही तो बोलते हो आप। अगर मान लो कि 40% स्टूडेंट गॉट द 90%, इसका मतलब वॉट एवर द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दैट क्लास, उसका 40% के पास कितना होगा, 90% स्कोर है उसका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, राइट। और हीमोग्लोबिन का मैंने यहाँ पे, आयरन का मैंने एटॉमिक मास बोला, हीमोग्लोबिन के मोलर मास से मेरे को मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैंने कितना हीमोग्लोबिन लिया, 5 ग्राम। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द 0.3% ऑफ 5 ग्राम, दैट इज शुड बी द मास ऑफ आयरन, राइट। तो पहले हीमोग्लोबिन में आयरन कितना वो पहले फाइंड करो, करो आप। 1.5 into 10⁻³ आप देखना कि 90th में इस टाइप का क्वेश्चन आपने बहुत सारा किया होगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि एटम का कैलकुलेशन, मैथ में आपने बहुत सारा कैलकुलेशन किया होगा कि इसका परसेंटेज ये है तो बताओ ये क्या होगा। ये बहुत बेसिक्स मैथ है आपका। तो आपके पास कितना हीमोग्लोबिन है, 5 ग्राम। उसमें से कितना परसेंट आयरन है आपका, 0.3 ग्राम, 0.3%। तो बताइए, तो अमाउंट ऑफ आयरन जब जाएंगे, अमाउंट ऑफ आयरन जाएंगे तो अमाउंट ऑफ आयरन कितना हो जाएगा बताना। 0.3 इंटू 5/100 कर दूंगा सीधा। तो जैसे करोगे तो 1.5 आएगा, तो 0.015 मोल्स हो जाएगा, ग्राम आ जाएगा ये। किसका अमाउंट है ये, आयरन का। दैट अमाउंट ऑफ आयरन यू हैव इन 5 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, राइट। अब क्या करना, क्या फाइंड करना था मेरे को, नंबर ऑफ एटम्स। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, राइट। बिकॉज वी नो दैट नंबर ऑफ एटम्स, देखो क्या करूंगा, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू, बेटे क्या होता है, मोल्स इनटू Na। अब मोल्स क्या होगा, तो गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना आपका 0.015, मोलर मास कितना होता है 56। एवोगाड्रो नंबर लेंगे तो 6.022 इंटू 10 कर क्या करेंगे 23 ग्राम्स। ये 23 एटम्स हो जाएगा ये। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो मैं बता रहा हूँ आपको क्या हो जाएगा, 0.15 है ये। आप इसको 15 कर दो तो 15 इंटू क्या करेंगे 6.022 इंटू क्या करेंगे 56 इंटू 10 कर क्या हो जाएगा आपका 20। ये तो फिक्स है। अब देखो 15 को 6 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 90 के करीब आएगा। 56 से अगर 90 को मल्टी डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली 1.8 या 1.7 के करीब जाएगा। अगर ऑप्शन में आपको साइंटिफिक नोटेशन में अगर 20 एक्सपोनेंट दे देगा और वैल्यू आपको लेस देन 2 ऑप्शन में रहेगा, तो वो टिक करके निकल जाओगे आप।
अगर मान लो मल्टीपल ऑप्शन है आपको, अगर ऑप्शन आपको 1.7 या 1.8 के बीच में रहता है आपको, इंटू 10 का 20 दे देगा आपको, तो आप करके निकल जाओगे कि नहीं आप? तो यहाँ पे मैं आगे कैलकुलेशन अगर करने आप अगर किए होंगे कैलकुलेशन, तो मैं कर दूंगा, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, मैं कर दूंगा आपको। ये 0.22 है ये। आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, 5 6 15 6 से कितना होता है 90। देखो मैं रफली क्या लिया, 90 बाई क्या लिया 56 लिए, इंटू 10 कर क्या लिए 20 लिए। आप जैसे करोगे तो 1 पॉइंट तो होगा आपका 56 हो गई ये। आपने कितना लिया उधर 90, आप 56 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 34, राइट। 34 जैसे पॉइंट देंगे 34 को फिर 56 से करेंगे तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा 6 के करीब चला जाएगा कि नहीं? तो मैं इतना श्योर हूँ कि 1.6 और आगे कुछ होगा इंटू 10 कर क्या होगा 28 हम सबका आंसर हो जाएगा। तो कंपटीशन में बेटा जब जाओगे तो इसी टाइप का क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन कभी कभी मिलेगा आपको कि क्लोरोफिल दे देगा, क्लोरोफिल में क्या होता है मैग्नीशियम होता है, क्लोरोफिल में क्या होता है Mg होता है। तो आपको क्या करेगा 3 ग्राम 4 ग्राम क्लोरोफिल दे देगा, उसमें बोलेगा 10% 5% क्या आपका मैग्नीशियम है। आपको बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, तो कैसे फाइंड करोगे आप? पहले क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ किसका फाइंड करेंगे मैग्नीशियम का, फिर मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर क्या फाइंड कर लेंगे आप एटम्स फाइंड कर लेंगे ये। एक और क्वेश्चन लिखो, find the charge of 1 mole of electrons in coulomb। कूलम आपको फाइंड करना 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज। फाइंड द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कूलम, फाइंड करो। निगेटिव चार्ज नहीं लेना आपको, मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं मैं, राइट। तो बताइए तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता? 1.60 into 10 to the power minus 19 कूलम। गुड। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन होगा 1.602 इंटू 10 का माइनस 19 कूलम। बेनाइकोस এটা জানিস তো 1.602 इंटू 19 কূলম। বেনাইকোস বলো এটা জানিস তো, এটা -19 কূলম। हाँ। হ্যাঁ, এটা बोल। तो ये हो गया आपका। अब सुनिए, ये तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन का फाइंड किया। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ Na इलेक्ट्रॉन। into 1.602 into 10 to the power minus 19। गुड। तो बेटा आप क्या करेंगे, इसको 1.602 इंटू 10 कूलम किसका चार्ज है बताइए बेटा आप जल्दी से। 1 means 1 mole of electron। ये 23 कर दोगे, जैसे मल्टीप्लाई करोगे, मैं बहुत अच्छा चीज बता रहा हूँ, इसको याद रखना 96500 कूलम आएगा, 96500 कूलम आएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, मैं बता रहा हूँ आपको, मल्टीप्लाई करोगे तो 96500 कूलम आएगा। इसको बता रहा हूँ, ये 1 फैराडे बोलते हैं इसको, हम लोग क्या बोलते हैं इसको 1 फैराडे। अगर आपको 1 फैराडे बोलेगा तो हमेशा दिमाग में सेट कर लेना चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 96500, वो राउंड अप करके मैं बता रहा हूँ 96500 आ जाएगा। तो ये वैल्यू थोड़ा याद रखना कि अगर आपसे पूछेगा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ये 1 मोल प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, क्या बोलोगे 96500 कूलम। आप केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है इसका मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका केमिस्ट्री में 1 मोल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज समझ में आ गया, और 1 मोल प्रोटॉन पे भी तो सेम चार्ज होगा ना। इलेक्ट्रॉन क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन क्या होता है पॉजिटिव, वैल्यू ऑफ चार्ज तो सेम रहेगा आपका। तो मैंने अभी देखो मैंने आपको बताया कि हाउ मेनी चार्ज ऑफ कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 फैराडे, राइट। मैंने बताया एवरेज एटॉमिक मास किसके लिए होता है, आइसोटोप्स के लिए। मैंने बताया एटॉमिक मास क्या होता है, मैंने बताया एएमयू क्या होता है आपका, फिर मैंने बताया आपका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, फिर मैंने बताया मोल्स क्या होता है। तो मैंने जो भी अभी वर्क किया किस पे वर्क किया, सिर्फ एलिमेंट्स पे मैंने आज को वर्क करवाया। नेक्स्ट क्लास जब जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स पे जाएंगे, वेपर डेंसिटी पे करेंगे। आज का क्लास यहीं पेंट करो। ये रिकॉर्डेड सेशन रहता है, ये रिकॉर्ड सुनो बता रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड सेशन हम लोग रखते हैं आपको, जब आपको रिवीजन का जरूरत होगा या कोई भी कंफ्यूजन होगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू द टीचर, आप टीचर से टच करोगे, रिकॉर्ड लेक्चर नहीं देखोगे। जब कुछ एक्सट्रीम कंडीशन होगा तभी हम रिकॉर्ड लेक्चर आपको शेयर करेंगे। चलिए, गुड नाइट, नेक्स्ट आइए, बाय बाय। थैंक यू।